आ गई आवाज? तुम्हारे क्लास में गर्मी बहुत लगती है यार। एसी प्रॉब्लम। अरे आ गई क्या आवाज लाइव वालों को? आ गई आ गई आ गई आ गई। चलो चलो चलो। लिखोगे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, प्राथमिक लिम्फोइड अंग होता है थाइमस। और लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन की अगर बात करते हैं तो वो होता है स्प्लीन। यानी कि लिम्फ को बनाने वाला सबसे बड़ा अंग तो स्प्लीन है। और जबकि प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन की अगर बात करते हैं तो थाइमस। इतनी देर से तो देखा नहीं। एक आदमी लगाना पड़ेगा यहाँ पर सिस्टम के ऊपर जो ये ध्यान रखे कि आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। तुम देखा करो नहीं यहाँ पर बैठे बैठे क्या करते रहते हो तुम सामने सामने। लो तुम ही देख के जवाब दे दिया करो तुम। आ जाओ चलो। पशुधन प्रसार एक्सटेंशन। कितने पेज छोड़ने? पेज क्यों छोड़ोगे? क्वेश्चन वगैरह के लिए। चलो छोड़ देना। देखो जितना एनाटॉमी के अंदर पढ़ा है मोर देन सफिशिएंट है। शिवालय के पेपर के अंदर उल्टे सुलटे क्वेश्चन अपन डालते रहते हैं बीच बीच के अंदर तुम्हारे को परेशान करने के लिए। तो वो उल्टे सुलटे क्वेश्चन एक एक लाइन के अंदर लिख लिया करो किसी पेज के ऊपर, ताकि पता रहे कि हाँ गलती से आ जाए तो देख लेंगे फिर बाद में। क्लियर है? आ जाओ एक्सटेंशन के ऊपर। पहला क्वेश्चन पूछा था एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग कब किया गया? 1873 में। किसके द्वारा किया गया? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड के द्वारा। क्या करते हो इतनी देर तक तुम? अच्छा चाय पी के आए थे। लिख तो लिख। लिख लिया? लिख लिया? आ गए सब? करें शुरू? अब सुनो काम की बातें। पहली काम की बातें सुनो कि एक्सटेंशन की जरूरत महसूस क्यों हुई। ये बातें हैं जबकि जब औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी। औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत उद्योगों का विकास हुआ। उद्योगों की स्थापना हुई तो उद्योगों के अंदर काम करने वाले मजदूरों को भी आवश्यकता हुई। और वो मजदूर शहर वाले तो थे नहीं, गांवों की तरफ से आ रहे थे। ठीक है। गांवों के अंदर इनकम के दो ही सोर्स हैं, या तो वो खेती करेंगे या फिर पशुपालन करेंगे। ठीक है। खेती के अंदर इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता है कि वो खुद का गुजारा करने के अलावा कुछ कमाई कर सके। और अगर बात करते हैं उस टाइम पर एनिमल प्रोडक्शन की, दूध उत्पादन की बात करते हैं, तो वो भी इतना नहीं था कि जितना दूध उत्पादन से कुछ बढ़िया सा कर सके। तो खेती और पशुपालन कर तो रहे थे लेकिन इनकम उससे ज्यादा थी नहीं उनके पास में। उन्होंने सोचा कि खेती और पशुपालन के अंदर तो कुछ हो नहीं रहा है, क्यों ना शहर चलते हैं, वहां पर किसी फैक्ट्री के अंदर काम करेंगे तो ज्यादा पैसे कमाएंगे। ठीक है। तो गांव वाले शहरों की तरफ स्थानांतरित होने लग गए। कुछ लोग आए, गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि उनको मजदूरों की आवश्यकता थी, पैसे दे ही रहे थे। फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन बढ़ रहा था तो मार्जिन प्रॉफिट का बढ़ रहा था, तो उनको पैसे देने के अंदर जोर भी नहीं आ रहा था। अब एक आदमी जो गांव के अंदर 5,000 रुपए कमा रहा था, अगर वो शहर के अंदर आकर 10,000 रुपए कमाएगा तो वो दो आदमियों को और बुला के लेके आएगा। बोले यार क्या रखा है खेती बाड़ी के अंदर, क्या रखा है डाना डोर में, अपन शहर चलते हैं, वहां पर काम करेंगे बढ़िया और कमाएंगे अच्छे से। ठीक है। तो वो दो आदमी फिर दो आदमियों को और लेकर आते हैं। एक लेवल के बाद में जब ज्यादा संख्या के अंदर लोग शहरों की तरफ पलायन करने लग गए, तो उस टाइम पर गवर्नमेंट को सोचना पड़ा कि यार ये इतने लोग क्यों आ रहे हैं, इतने लोग क्यों आ रहे हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट को सोचना पड़ा, क्योंकि सारे के सारे लोग अगर शहरों के अंदर आ जाएंगे तो खेतीबाड़ी और पशुपालन कौन करेगा? और खेतीबाड़ी नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? और दूध उत्पादन नहीं होगा पशुपालन के द्वारा तो पियेंगे क्या? ये समस्या गवर्नमेंट के सामने आ गई। तो गवर्नमेंट के सामने जब भी कोई समस्या आती है तो उस टाइम पे कमेटी का गठन कर दिया जाता है। और कमेटी को कहा जाता है कि भाई आप ये समस्या के समाधान के लिए क्या क्या कर सकते हो। पहले तो ये बताओ कि हमारे को ये समस्या हो क्यों रही है, और उसके बाद में ये बताओ कि इसके समाधान के लिए क्या कर सकते हैं। कमेटी गई गांव वालों के पास में। गांव वालों को कहा कि भाई तुम शहरों की तरफ क्यों जा रहे हो? गांव वालों ने सीधा सा जवाब दे दिया कि कृषि और पशुपालन के द्वारा जितनी आय हमारी हो रही है,
उससे ज्यादा आय हमारे को शहरों के अंदर जाने पर मिल रहा है, तो हम यहाँ पर गाँव के अंदर क्यों रुकेंगे, हम शहरों के अंदर ही काम कर लेंगे ना। तो लोगों ने कहा बात तो ठीक है तुम्हारी। उन्होंने ये और पूछ लिया कि बताओ क्या प्रोडक्शन, तुम्हारा प्रोडक्शन कितना है। बोले साहब मैं 1 बीघा के अंदर बाता हूँ, 4 बोरी गेहूं होता है, 2 बोरी मैं खा लेता हूँ और 2 बोरी बेच देता हूँ, उससे जो इनकम होती है काम चल जाता है। पशु मेरे गाय है, गाय मेरी 5 लीटर दूध देती है दोनों टाइम का मिला के, 3 लीटर तो घर के अंदर रख लेता हूँ, 2 लीटर बेच देता हूँ मैं, ये हमारा प्रोडक्शन है। अब साहब देख लो आप कितना क्या काम चलता है। खर्चे तो दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं लेकिन प्रोडक्शन तो हमारा इतना कितना ही है। कमेटी वाले सुन के जवाब आ गए वापस से सरकार के पास में, और सरकार ने पूछा उनसे कि बताओ क्या करके आए वहां पर निहाल। तो कमेटी वालों ने कहा कि सर प्रोडक्शन उनका कम है, प्रोडक्शन कम होने की वजह से उनकी इनकम भी कम है, और इनकम अपने शहरों के अंदर ज्यादा है, इसीलिए वो ज्यादा इनकम के लिए शहरों की तरफ आ रहे हैं। तो सरकार ने कहा बात तो ठीक है यार, जो आदमी ज्यादा कमाएगा, आज के टाइम पे जैसे मारवाड़ वाले लोग हैं, जैसे जोधपुर बाड़मेर जैसलमेर वाले लोग हैं, आप देखोगे वहां के सारे मारवाड़ी लोग ऑल ओवर इंडिया के अंदर फैले हुए हैं। कारण क्यों, क्योंकि यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है उनके पास में, तो वो कमाने के लिए फिर बाहर निकलना पड़ता है उनको, और बाहर निकलने के अंदर वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर कहीं पे भी जाके कोई भी बिजनेस करते हैं। नौकरी कभी नहीं करते, ऐसे सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भगते वो अपनी तरह, वो बिजनेस ही करते हैं हमेशा। तो बिजनेस के अंदर इनकम ज्यादा है, इसीलिए जगह छोड़ी उन्होंने। ठीक है, अब इनके जाने से फर्क नहीं पड़ रहा गवर्नमेंट को, वो फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, क्योंकि वहां पर कृषि और पशुपालन हो ही नहीं रहा, पहले से हो ही नहीं रहा, तो फिर ज्यादा जरूरत है भी नहीं हमारे को। लेकिन आज के टाइम पे अगर नॉर्थ इंडिया के लोग, यानी कि उत्तरी राजस्थान के लोग, जहां पर पानी की पैदावार ज्यादा है, पशु भी अच्छी किस्म के हैं, अगर वो चले जाएंगे तो प्रोडक्शन के ऊपर फर्क पड़ेगा, और वहां पर फिर सरकार को सोचना पड़ेगा कि इनको वापस रोकने के लिए क्या किया जाए। ठीक है, लोगों ने बता दिया, तो कमेटी ने आकर सरकार को बता दिया भाई साहब ये प्रॉब्लम है। सरकार ने कहा बोले समाधान क्या है इसका रोकने का। तो कमेटी ने कह दिया बोले समाधान तो एक ही है, उनकी इनकम अगर ज्यादा बढ़ाओगे, जब उनके वहां पर घर के ऊपर ही इनकम अगर ज्यादा रहेगी तो वो शहरों की तरफ आएंगे नहीं। बोले इनकम को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, इनकम को बढ़ाने के लिए हम इनके पशुओं के ऊपर कुछ ना कुछ कर सकते हैं, 15-15 लाख रुपए इनके खाते में डाल सकते हैं। सरकार ने कहा डाल दो, सही है कि नहीं है। सरकार ने 15-15 लाख रुपए खाते में डाल दिए। 15 लाख रुपए खाते में डाल दिए तो कोई मोबाइल लेके आ रहा है, कोई थार लेकर आ रहा है, कोई स्कॉर्पियो लेके आ रहा है, क्योंकि फोकट के पैसे, भाई फोकट के पैसे आते हैं तो ऐसे ही खर्च होते हैं, ऐसा थोड़ी है कि कोई बिजनेस खोलेंगे। आज के टाइम पर अगर आपको 2 लाख रुपए फ्री के अंदर अगर मैं दे दूं, तो आप में से आधे से ज्यादा लोग आईफोन 16 लेके आएंगे, है ना। या फिर आधा पैसा बुलेट के अंदर खर्च करेंगे छोरे, और आधे की फाइनेंस करवा लेंगे। फोकट के पैसे की यही खास बात है गुरुजी, आप समझो इस चीज को। आज के टाइम पे घर वाले जो पैसे भेजते हैं उसको खर्च करने से पहले हम नहीं सोचते हैं, हकीकत है ये, है ना। क्यों नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम नहीं कमा रहे उस पैसे को, घर वाले कमा रहे इसलिए अपन सोचते नहीं। अब जब आपकी सैलरी आएगी, जब नौकरी लग जाओगे, नौकरी लगने के बाद में 1 तारीख से काम करना शुरू करोगे, 10 तारीख तक काम करोगे, 15 तारीख तक काम करोगे, 20 तारीख तक काम करोगे, 25 तारीख तक काम करोगे, 30 तारीख तक काम करोगे, कितने दिन काम करोगे, 30 दिन। तब जाके अगले महीने की 1 तारीख को अकाउंट के अंदर मैसेज आएगा कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद 17,000, 17,000 रुपए आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट होंगे प्रोबेशन के अंदर। तो ठीक है, अब आपको दिख रहा है कि 17,000 रुपए का मैसेज देखते तो खुशी तो होगी आपको कि हाँ यार 17,000 रुपए आए, लेकिन आपको पता है कि 2 दिन बाद में ईएमआई है, मकान मालिक किराए का इंतजार कर रहा है, घर का सामान खत्म हो रहा है ना। तो चलो ठीक है, मकान मालिक इंतजार कर रहा है, उसको किराए के दे दिए 3,000 रुपए, बच गए कितने, 14,000 रुपए। घर का सामान भी लेके आना है, 2,000 रुपए का सामान ले आए मान लो, है ना। मजे नहीं मार रहे हो यहाँ पर, ध्यान रखना, गुजारा चला रहे हैं बस अपन। कितने बच गए, 12। भाई ने कह दिया कि बोले यार मेरे को थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई का खर्चा हो रहा है, 5-1 हजार रुपए भेज, आपने भेज दिए 5,000 रुपए, कितने बच गए, 7। तारीख हुई है 5, है ना, 1 तारीख को क्रेडिट हुए थे, तारीख 5 हुई है आज, कितने दिन बच रहे, 25 दिन। 25 दिन। फिर देखा पैरों की तरफ कि यार शूज खराब से हो रहे हैं, नए ले आते हैं। फिर दिमाग में आया कि एडिडास के शूज लेके आएंगे तो कम से कम 4,000 के तो आएंगे। अगर 4,000 के शूज ले आएंगे तो कितने पैसे बचेंगे, और 3,000 से 25 दिन खर्चा तो पानी चलेगा नहीं, क्योंकि बाइक के अंदर पेट्रोल भी तो डलवाना है। तो फिर वो एडिडास के शूज की जगह हम स्पीड वाले शूज ले आते हैं 700 रुपए वाले, है ना। कहने का मतलब ये है कि जब हम खुद कमाते हैं ना, तो हम इंपॉर्टेंस जानते हैं कि भाई 1 महीने मेहनत करने के बाद में सैलरी क्रेडिट हुई है ना, तो हम उसको बहुत हिसाब से खर्च करते हैं। घर वालों ने पैसे भेजा, हम सोचते नहीं उसको अंदर, क्योंकि हम कमा नहीं रहे। इसीलिए एक बात जो मैंने मेरी जिंदगी के अंदर सीखी है वो ये है, मजे हमेशा घर वालों के पैसे किए जाते हैं, यानी कि शौक हमेशा घर वालों के पैसे से ही होते हैं। अपने खुद के पैसे से तो गुजर बसर ही होती है बस,
कि आज के टाइम पे मैं कितने ही पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन मेरे को पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये वाली चीज थी। तो सब सरकार ने वहां पर कमेटी वालों ने बता दिया कि ये समस्या है। बोला समस्या का समाधान कौन करेगा, आप तो ये बताओ। बोला समस्या का समाधान संबंधित डिपार्टमेंट करेगा। कृषि विभाग वालों, कृषि की समस्याओं को कृषि विभाग, पशुओं की समस्या का पशुपालन विभाग। तो सबको बुला लिया, भाई आ जाओ भाई डिपार्टमेंट वालों, तुम भी आओ। पशुपालन विभाग वालों को बुला लिया, यूनिवर्सिटी से बुला लिया, राजूवास से बुला लिया, उधर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वालों को बुला लिया। सबको बुला के सरकार ने मीटिंग ली। सरकार ने कहा कि हमारी समस्या ये है कि हमारे जो किसान और पशुपालक हैं उनकी आमदनी कम है, और उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए आप बताओ क्या कर सकते हैं। तो कृषि वालों ने पूछा सबसे पहले, भाई आमदनी कम है, कितनी कम है ये तो बताओ। तो वो जो कमेटी वाले भी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि वहां पर वो किसान है, 1 बीघा खेत के अंदर बीज डालते हैं, उससे 4 बोरी गेहूं होता है, और 4 बोरी के अंदर से 2 बोरी तो खुद के खाने के लिए रखते हैं और 2 बोरी बेच देते हैं। तो कृषि वालों ने कहा कि नहीं यार ऐसा थोड़ी होता है। बोले कैसा होता है। बोले हमारे पास में बीज है, जिसको 1 बीघा खेत में बोओगे तो 8 बोरी गेहूं होंगे, है ना। 2 बोरी बेच देगा तो भी 6 बोरी बचेंगे। नहीं, 2 बोरी खाने के लिए रखेगा तो भी 6 बोरी बचेगी। 6 बोरी अगर वो बेचेगा तो उसकी इनकम बढ़ जाएगी। तो सरकार ने कहा बीज ऐसा होता है क्या। बोले बोला हाँ सर होता है ऐसा। बोला कहां पर है बीज। बोले यूनिवर्सिटी में रखे हैं सर अपने वहां पर, आप ले लेना आपको दे देंगे। तो सरकार ने कहा ठीक है। फिर पशुपालन वालों की बारी आई, भाई तुम क्या कर सकते हो प्रोडक्शन के लिए। बोले सर उनका प्रोडक्शन कितना है ये बताओ। बोले उनके पास में तो एक गाय है, 5 लीटर दूध देती है, और 5 लीटर के अंदर से 2 लीटर घर के लिए रख लेता है और 3 लीटर बेच देता है। पशुपालन वाले हंसने लगे, बोले सर ऐसी भी कोई गाय होती है। बोले क्या हो गया। बोला हमारे पास में गाय है जो 40 लीटर दूध देती है, एचएफ वाली, है ना। अगर उसके अंदर से 5 लीटर खुद के लिए भी रख लिया, वो डबल दूध खुद के लिए रख लिया, तो भी 35 लीटर बेच देगा। बोलो कहां पर है गाय। बोले साहब यूनिवर्सिटी के अंदर रखी हुई है अपने, आपको चाहिए तो आपके घर पे एक भिजवा देंगे। तो सरकार ने सोचा, बोलो पागल आदमी हो तुम, यूनिवर्सिटी के अंदर तुम इतना रिसर्च कर रहे हो, इतने तुम्हारे पास में बीज रखे हुए हैं, इतने पास तुम्हारे पास में अच्छी नस्ल की गाय में से रखी हुई है, ये तुम्हारी इस ज्ञान का करोगे क्या। बोले सर हम अनुसंधान करते हैं, रिसर्च करते हैं। बोले किसके लिए करते हो। बोले खुद के लिए करते हैं। बोले तुम्हारा खुद का क्या फायदा है इसके अंदर, ये तो बताओ हमारे को। तुम जो रिसर्च कर रहे हैं, हम तुम्हारे को इतनी फंडिंग दे रहे हैं, ये फंडिंग किस लिए दे रहे हैं, ताकि तुम अपना ये ज्ञान है ना लोगों के लिए काम में लो, ना कि तुम खुद के लिए काम में लो। तुम्हारे पास में एग्रीकल्चर वाले कह रहे हैं कि साहब हमारे पास में एक फव्वारा है, एक फव्वारा खेत के बीच में लगा दो, 2.5 बीघा के अंदर अपने आप ही पानी चले जाएगा। सरकार सोच रही है ऐसे फव्वारे होते हैं क्या। बोले हाँ सर होते हैं, इसराइल वालों के पास में थे, हम लेके आए, हम काम में ले रहे हैं। बोले लोगों के पास में थोड़ी है सर, लोगों को थोड़ी देना है। तो सरकार ने कहा पागलों तुम, जब तुम्हारे पास में नॉलेज है तो तुम देते क्यों नहीं। जनता के लिए तो करवा ना अपन, प्रोडक्शन उन्हीं का तो बढ़ाना है। बोलो ये तुम हटाओ ताम तुमड़े सारे के सारे, या तो तुम ये अपना ज्ञान लोगों को देके आओगे, और या फिर तुम्हारी फंडिंग बंद है। तो लोगों वहां पर सोचा यूनिवर्सिटी वालों को ये करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, सरकार बोल रही है तो अपन मना तो कर नहीं सकते। मना कर दिया तो सरकार पैसा रोक लेगी, पैसा रोक लेगी तो अपना तो धंधा पानी बंद हो जाएगा। तो चले गए साहब ये लोगों के पास में समस्या का समाधान लेकर, है ना। क्योंकि पशुपालन पढ़ रहे हैं तो पशुपालन का ही एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। वैज्ञानिक साहब गाय की सांकड़ यहाँ पर डाल के चल रहे हैं पशुपालक के घर की तरफ, और पशुपालक के घर के ऊपर जाकर बोल रहे हैं कि ले ये गाय ले। बोले क्या करो इसका। बोले 40 लीटर दूध देती है। पशुपालक जोर जोर से हंसने लग गया, बोले ए पागल बना रहा है तू मेरे को। बोले काहे का पागल बना रहा हूँ। बोलो कह रहा हूँ ना 40 लीटर दूध देती है। अरे बोले 40 लीटर दूध देने वाली गाय नहीं होती साहब, आप तो ऐसे बोलते हो, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के अंदर 5 लीटर से ज्यादा वाली तो देखी नहीं, विश्वास कैसे करेगा वो इस चीज का। उसने कहा ज्यादा ज्यादा पर वो फैले की गाय 8 लीटर दूध देवची, माँ गांव में सबसे ज्यादा बोई देवची 8 लीटर, जिसके अंदर तो हाका हो जाता था कि 8 लीटर देने वाली गाय है, तो 40 के लिए बोल रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। तो वैज्ञानिक ने कहा कि बोल तू रख तो सही इसको, दूध निकाल के तो देख, तू रख इसको दूध निकाल के देख, 1 महीने बाद में आऊंगा और फिर मैं तेरे से ही पूछूंगा। उसने कह दिया ठीक है छोड़ जाओ। उधर छोड़ के वैज्ञानिक जी चले गए 1 महीने बाद में आने के लिए। 1 महीने तक पशुपालक ने दूध निकाला। दूध निकालने के बाद में 1 महीने बाद में वैज्ञानिक जी आए, और वैज्ञानिक जी ने पूछा उससे कि बता दे रही है ना 40 लीटर, अब तो विश्वास हुआ कि नहीं हुआ। बोले साहब आप तो बोल रहे थे कि 40 लीटर दे रही है, ये तो 15 लीटर ही देती है। वैज्ञानिक जगह हो गया दिमाग खराब, दिमाग खराब होना ही था। हमारे वहां पर 40 लीटर देने वाली दूध अगर पशुपालक के घर पे 15 लीटर ही दूध दे रही है, तो सोचने वाली बात है कि नहीं। यूनिवर्सिटी के अंदर टाइम से चारा, टाइम से पाना, पैसे की कमी नहीं, बांट पे बांट, दूध उत्पादन मस्त, 40 लीटर दूध। पशुपालक के पास में क्या था भाई। उसने पूछा, बोले यार सही से ही बता। बोले यार ऐसे नहीं,
बोले साहब थाकी सुगन 15 लीटर दे रही थी। अब वैज्ञानिक को सोचने पे मजबूर होना पड़ा। सोचने में मजबूर क्यों होना पड़ा? क्योंकि वहां पर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर ये गाय 40 लीटर दूध दे रही थी, लेकिन फील्ड कंडीशन के अंदर ये 15 लीटर दूध ही दे रही है। वैज्ञानिक ने पूछा भाई क्या करता है, क्या मतलब दिनचर्या क्या है इस गाय की, है ना? तो दिनचर्या की बात करी तो उसने कहा बोले सर सुबह उठता हूं, मेरे पास में सूखा चारा होता है, मैं डाल देता हूं, उसके बाद में इसको खेतों में चढ़ने के लिए छोड़ देता हूं, फिर आती है शाम को मैं दूध निकाल लेता हूं और उसके बाद में बांध देता हूं इसको। सुबह फिर दूध निकाला, खेतों के अंदर छोड़ा, शाम को आई दूध निकाला, यही चलता हमारा। तो उसने कहा अरे बावड़े आदमी सुन तो सही, तू ज्यादा दूध देने वाली गाय है, इसको ज्यादा खाने की आवश्यकता होती है, और चारे से तो क्या है सिर्फ पेट ही भरता है, लेकिन अगर तेरे को ऊर्जा देनी है तो उसके लिए कंसंट्रेट देना पड़ेगा, बांट खिलाना पड़ेगा, तब जाके दूध देगी। तो पशुपालक ने सोचा बोले बांट के तो पैसे ही नहीं है। बोले ये ले 1000 रुपए तो मैं दे रहा हूं तेरे को, तू बांट देना शुरू कर, फिर 40 लीटर दूध देगी। तो उसने कहा बोले जब पैसे ही दे रहा है अपने को तो क्या दिक्कत है, अपन खिला देंगे बांट। गाय वाले ने रख लिया 1000 रुपए जेब में और गाय की सेवा पानी शुरू कर दी। जैसे जैसे वैज्ञानिक बता के गया वैसे वैसे सेवा पानी शुरू कर दी। टाइम से चारा, टाइम से बांट, टाइम से दूध निकालना, सारा सब कुछ। बोले 1 महीने बाद में आऊंगा वापस पूछने के लिए। वापस से वैज्ञानिक 1 महीने बाद में आया पशुपालक के पास में, और पशुपालक को कहा कि बताओ भाई पशुपालक 40 लीटर दे कि नहीं दी? बोले साहब 40 तो नहीं दी, लेकिन 25 एक पे तो आ गई। वैज्ञानिक का फिर दिमाग खराब। बोले साला इतना सब कुछ देखे गया, जेब से पैसा लगाया और उसके बाद के अंदर भी 25 लीटर दूध दे रही है। उसने पूछा वो क्या करता है? बोले साहब ऐसे सुबह चारा, उठना, साफ सफाई वाफ सफाई, सारा सब कुछ, सारा का सारा। वैज्ञानिक पूछा यार खाने पीने की तो कमी नहीं है, फिर क्या चक्कर पड़ रहा है? बोले बांधता कहां पर है? बोले चलो बाड़े के अंदर, अपने बाड़े में। बाड़े में ले गया, वहां पर बाड़े के अंदर, वहां पर खुला बाड़ा, ओपन बाड़ा में, इधर उधर मक्खियां मक्खियां, ऊपर से गर्मियों का टाइम, लुए चल रही। वैज्ञानिक जी के पसीने आ रहे। वैज्ञानिक जी ने कहा बोले यार ये हाई प्रोडक्शन गाय हैं, एक्जोटिक ब्रीड्स है, ये ठंडे प्रदेशों में रहने वाली गाय हैं, तू गर्मी के अंदर तपा रहा है, गर्मी के अंदर तपेगी तो कैसे पार पड़ेगी, तब थोड़ी दूध देगी। बोले क्या करें साहब? बोले इसके लिए एक तो चदरों की व्यवस्था कर, शेड बनवा इसके लिए बढ़िया सा, और शेड के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इसके लिए कूलर लगवा दे, है ना? पशुपालक ने कहा साहब कूलर तो हमारे पास ही नहीं है, गाय के लिए कहां से कूलर आएगा? वैज्ञानिक ने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरे को 5000 रुपए देता हूँ, और 2500 का तो तेरे लिए कूलर लेना और 2500 का गाय के लिए लगाना। क्योंकि वैज्ञानिक को पता है कि पहले खुद के लिए कूलर लगेगा, अगर 2500 ही देके जाऊंगा तो गाय का तो नाम लेगा लेकिन लगाएगा खुद की है। इसलिए उसने 2 कूलर के पैसे दिए, है ना? होशियार है वैज्ञानिक थोड़ा सा, है ना? दुनियादारी देखी उसने भी। दे दिया कूलर वूलर लगवा दिया, बोले 1 महीने बाद में आके चेक करेंगे साहब। टेम्परेचर वेम्परेचर मेंटेन कर दिया, उसको बोल दिया भाई एक्टोपैरासाइट का भी ध्यान रखना, जुए चीचड़े वगैरह नहीं होने चाहिए, मक्खियां मक्खियां कुछ नहीं होनी चाहिए। पशुपालक ने किया सारा सब कुछ वैसे वैसे। फिर 1 महीने बाद में वैज्ञानिक आया। वैज्ञानिक ने कहा अब तो दे रही है ना 40 लीटर दूध। बोले साहब 40 तो नहीं 35 ही दे रही। वैज्ञानिक अब सोच में पड़ गया कि बोले यार 40, अपने वहां पे 40, यहाँ पर अब भी 35। वैज्ञानिक को जब तक वो पशुपालक के पास में आया था तब तक उसको ये चीज नहीं पता थी कि कम चारा खिलाएंगे तो दूध कम देगी, टेम्परेचर कम ज्यादा रहेगा तो दूध कम देगी। क्यों? क्योंकि वहां पर तो सारी फैसिलिटी है। लेकिन जब वो फील्ड कंडीशन के अंदर आया वैज्ञानिक, तो उसको पता लगा कि यार ये समस्याएं भी फील्ड के अंदर आ सकती है, और ये समस्याओं का समाधान फिर उसको करना ही पड़ेगा। फिर 35 लीटर दूध को लेकर फिर वो सारा सब कुछ पशुपालक को समझा दी कि यार ऐसे करना है वैसे करना। पशुपालक ने कहा साहब थे जी जी खेरे जो सारो उइयां करो, 35 लीटर सु 35.1 भी कोने रहे अत्रो ही दे रही। वैज्ञानिक गया अपने यूनिवर्सिटी के अंदर, और यूनिवर्सिटी के अंदर जो कलीग्स थे उससे उनसे पूछा कि ये गाय अपने यहाँ पर 40 लीटर दूध दे रही है, पशुपालक के घर के ऊपर ये 35 ही दे रही है, अपने वहां पर 40 क्यों नहीं दे रही? उन्होंने रिसर्च किया, फिर उन्होंने कहा कि एनवायरमेंट का प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। देखो एनवायरमेंट का प्रभाव हर जगह एक जैसा नहीं हो सकता। जो गाय अलवर के अंदर 20 लीटर दूध दे रही है, जरूरी नहीं कि वो जयपुर में 20 लीटर दूध दे, जरूरी नहीं कि वो जोधपुर के अंदर 20 लीटर दूध दे। एनवायरमेंट का फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इस एनवायरमेंट के फर्क को आप इग्नोर भी कर दो, बस छोड़ दो। 35 लीटर दे रही है तो ये मान के चलना फील्ड के अंदर 35 ही देगी। अपने यहाँ पे 40 दे रही है क्योंकि अपने पास में पूरी न्यूट्रिशन वाले फीड वगैरह सारे सब कुछ है। अगले के पास में थोड़ी, अगले के पास में तो चारे के अंदर जो अवेलेबल है खिला रहा है, बांट के लिए तू पैसे देके जा रहा है तो ठीक है, ऐसा ही चलेगा। यानी कि दो चीजें हुई, एक तो पशुपालक को नई चीजें सीखने की मौका मिली। पशुपालक ने देखा है कि जिस पशुपालक ने अपनी जिंदगी के अंदर 5 लीटर से ज्यादा दूध देने वाली गाय नहीं देखी, उसको पता लगा कि 40 लीटर दूध देने वाली गाय भी होती है। और उसको यह भी पता लगा कि अगर ज्यादा खिलाएंगे, ज्यादा अच्छे तरीके से अगर बैलेंस राशन देंगे इसको, तो बैलेंस राशन देने से पशु के अंदर दूध उत्पादन बढ़ता है। पशु का एनवायरमेंट का टेम्परेचर का फर्क पड़ता है कि अगर गर्मियां तेज है, गर्मियों को अगर कंट्रोल नहीं किया तो उस केस के अंदर मिल्क प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। ये चीजें पशुपालक ने भी सीखी।
पहले पशुपालक गौर नहीं कर रहा था इन सब चीजों के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वैज्ञानिक था, जो पशुपालक के पास में आ रहा था, वो वैज्ञानिक भी पशुपालक से नई चीजें सीख के गया, और पशुपालक को वैज्ञानिक जानकारियां खुद वैज्ञानिक देके गया उसके बाद में, भाई ऐसा भी होता है। ये जानकारियां तो वैज्ञानिक पशुपालक को दिया, और पशुपालक के पास में जो समस्या है उससे वैज्ञानिक ने भी सीखा। यानी कि अगर बात करते हैं तो इन चीजों को सुलझाने के लिए आपको दोनों तरफ से काम में लेना पड़ेगा। यानी कि एक टू वे चैनल कम्युनिकेशन होना चाहिए कि जो पशुपालक अपनी समस्याएं वैज्ञानिक को बता सके, और वैज्ञानिक अपनी प्रॉब्लम्स को पशुपालक को ज्ञान दे सके उसके समाधान के लिए। जब मिल्क प्रोडक्शन बढ़ गया उसके बाद के अंदर, जब गायों को पता लगा, विश्वास किया लोगों ने कि 5 लीटर नहीं 35 लीटर दूध देने वाली गाय भी होती है। किसान ने कहा कि ठीक है साहब, देती 35 लीटर दे रही है, मेरी 5 लीटर से तो अच्छी है। मैं अगर भूरे की भैंस ले भी आता तो 8 लीटर ही देती। आपने मेरे को 35 लीटर दूध देने वाली गाय दी है, मैं इस बात का प्रचार पूरे गांव के अंदर करूंगा। प्रचार के अंदर कह दिया तो उन्होंने कह दिया भाई गाय तो हमारे पास में इतनी है कि सबको गायें थोड़ी बांट सकते हैं फ्री के अंदर, लेकिन हमारे पास में यूनिवर्सिटी के अंदर गायों के अंदर जो प्रजनन होता है उससे बछड़ियां जरूर पैदा होती है, आप बछड़ियां ले आओ हमारे से कुछ नॉमिनल चार्जेस के ऊपर, बछड़ियों का पालन पोषण करो, बड़ी होकर गाय बनेगी, ये भी 35 लीटर दूध देगी। पशुपालन कहा कि ये बात भी ठीक है साहब, हमारी गाय भैंसों के साथ में चल लेगी और क्या है। तो उन्होंने कहा ठीक है, बछड़े लेकर आए, फिर बछड़ी बड़ी हुई, एआई या नेचुरल सर्विस करवाई उन्होंने, और उसके बाद के अंदर प्रोडक्शन में शुरू हुआ तो उन्होंने कहा 30 लीटर तक तो दूध देती है कम से कम। हर किसी के लिए अपन अफोर्ड थोड़ी कर सकते हैं कि हर के लिए पंखा लगाएं, कूलर लगाएं, हर को पूरा का पूरा न्यूट्रिशनल राशन दे, लेकिन बात इतनी सी है कि जो प्रोडक्शन बढ़ा वो उसके खुद के प्रोडक्शन से काफी ज्यादा रहा। भाई आज के टाइम पे अगर कुछ नहीं खिलाओगे पिलाओगे तो भी 40 लीटर दूध देने वाली गाय 20 लीटर तो देगी ना, जो उसके 5 लीटर से तो ज्यादा ही है। प्रोडक्शन बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा तो उसकी इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ी तो उसके दिमाग से फितूर उतरा कि मेरे को शहरों की तरफ नहीं जाना, घर पे ही रहना अपने को, है ना। जब घर के अंदर इनकम मिलेगी तो फिर अपन नौकरी की तरफ क्यों भागेंगे। पुराने टाइम के अंदर अगर देखो, आपसे जस्ट दादाजी वाली जनरेशन देख लो, आपके दादाजी के टाइम पर अगर बात करते हैं तो पकड़ पकड़ के लेके जाते थे कि नौकरी कर ले नौकरी कर ले, लेकिन दादाजी और मानते नहीं थे, कहीं नौकरी में 2 रुपए दे, मैं दूध बेच 10 रुपए कमाऊं, है ना। उन्होंने नौकरी के अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखाया, क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि उनका प्रोडक्शन ज्यादा था। लेकिन आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो घर पे प्रोडक्शन तो हो गया जीरो, अब पैसा तो चाहिए चाहिए, पैसा चाहिए तो हम किसकी तरफ भागते हैं, नौकरी की तरफ तरफ भागते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है। इसके बाद के अंदर फिर पशुपालकों ने ग्रामीण क्षेत्रों से आना रुक गया, और रुकने से सरकार का समाधान भी हो गया। तो अब जो समाधान चल रहा है उसी समाधान को कंटिन्यू करने के लिए हम आपको क्या पढ़ाएंगे, एक्सटेंशन पढ़ाएंगे, कि फील्ड के अंदर जो समस्याएं आ रही है पशुपालन से रिलेटेड आएगी। अब पशुपालन को रिप्रेजेंट करने के लिए आपकी पोस्टिंग उस जिस भी गांव के अंदर होगी, सब सेंटर के अंदर मान लो, चाहे हॉस्पिटल के अंदर मान लो, तो पशुपालक आपके पास में अपनी समस्या लेकर आएगा, आप उसकी समस्या का समाधान करोगे। अगर आपको समाधान नहीं आता है तो अपने किसी कलीग से या डॉक्टर साहब से किसी से पूछोगे, फिर पशुपालक को बताओगे। अब ऐसा तो नहीं कि पशुपालक सिर्फ एक ही समस्या लेकर आएगा। आज उसकी भैंस चारा कम खा रही थी, उसने पूछ लिया फोन करके कि डॉक्टर साहब यार चारा वारा कम खा रही है, आपने कह दिया कि यार अभी वो सीजन चल रहा है एफएमडी वाला, तो तू ऐसा करे इसके अंदर मुंह में छाले वाले भी हो सकते हैं, अगर लार वार हो रही है क्या, बोला हाँ हो रही है, बोला ऐसा करना इसके अंदर फिटकरी का पानी डाल देना, बुखार वाली टेबलेट देना शुरू कर दे। तो ये जो ज्ञान दे दिया ये आपने, ये क्या कहलाया, एक्सटेंशन। क्या कहलाया, एक्सटेंशन। पशुपालक की गाय बीमार हुई थी, आपने इंजेक्शन लगा दिया सारा सब कुछ, उसके बाद में फिर उसने कहा कि साहब चारों भी कम ही खाओ थे, आपने डीवर्मिंग के लिए बोल दिया उसको भी डीवर्मिंग करवा ले इसकी, क्या कहलाया, एक्सटेंशन। क्या कहलाया, एक्सटेंशन। ज्ञान आप पशुपालक का ही दोगे उसके अंदर। आपसे वो ये थोड़ी पूछेगा कि साहब खेतों के अंदर इस बार तो कीड़ा लग रहा है, क्या दवाई डालू, ये पूछेगा कि वो आपसे नहीं, वो पूछेगा एग्रीकल्चर वालों से। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि एग्रीकल्चर वालों को एग्रीकल्चर की नॉलेज है, पशुपालन वालों को पशुओं की नॉलेज है। इसलिए जो एक्सटेंशन सब्जेक्ट चलता है ये आपको हर चीज जगह देखने को मिलेगा। अगर आप एग्रीकल्चर के अंदर बीएससी वगैरह कर रहे हो वहां पर भी एक्सटेंशन पढ़ोगे, वेटनरी कर रहे हो तो भी एक्सटेंशन पढ़ोगे, मेडिकल के अंदर एमबीबीएस कर रहे हो तो भी एक्सटेंशन पढ़ोगे आप। क्यों, क्योंकि हमारा मेन काम है वो फील्ड का है, लोगों के साथ में हमारे को कम्युनिकेट करना ही करना है, और लोगों के साथ कम्युनिकेशन करने के साथ साथ लोगों की समस्याओं का समाधान भी करना है। ठीक है, तो एक्सटेंशन के लिए बोलते हैं कि एक्सटेंशन एक दोहरा प्रवाह होता है, टू वे चैनल होता है। टू वे चैनल का मतलब है कि ज्ञान का, नॉलेज का जो फ्लो होगा वो इस तरफ ही नहीं होगा, हमारी तरफ से पशुपालक की तरफ ही नहीं होगा, पशुपालक से हमारी तरफ भी होगा। आप केस देखने गए थे, केस देखने के बाद में आपने देख लिया, इंजेक्शन वगैरह लगा दिया, इंजेक्शन लगाने के बाद में आपको पता लगा यार रिजल्ट तो आ नहीं रहा, पशुपालक ने कह दिया बोले यार ऐसा करते हैं, आफरा वफरा सा आ रहा है तो तेल के अंदर चीनी घोल के और थोड़ा सा दूध डाल के अपन इसको दे देंगे तो आफरा कम हो जाता है। अब आपको किसी ने बताया ऐसे कि तेल के अंदर दूध मिलाकर चीनी मिला के देने से आफरा कम हो जाता है? हम पढ़ाते हैं आपको ऐसा? नहीं पढ़ाते।
आपने कहा कि ऐसा होता है क्या, बोला हाँ होता है। अब आपको पता लग गया कि हाँ ठीक है। आफरा आने पर अरंडी का तेल और मीठा तेल मिक्स करके देते हैं, टर्पेंटाइन ऑयल होता है ना, उसको अपन सरसों के तेल के साथ में मिक्स करके देते हैं ब्लोट के अंदर। हम पढ़ाते हैं क्या आपको, नहीं पढ़ाते हैं। आपको पता लगा किससे, पशुपालक से। अब कभी दूसरे ब्लोट का केस आएगा तो ठीक है, इंजेक्शन वगैरह तो आप लगाओगे लगाओगे, लेकिन देसी जुगाड़ उसको बता के और आओगे कि यार ये और कर लेना, इससे ठीक हो जाएगा। एफएमडी के अंदर आप कहोगे कि अजवाण की कपूर की धुनिया दिया कर, इसको थोड़ा सा रिलीफ रहेगा। तो ये ज्ञान हमारे को पशुपालकों से भी मिलता है और हम भी पशुपालकों को ज्ञान देते हैं। इसीलिए कहते हैं कि एक्सटेंशन एक दोहरा प्रवाह या टू वे चैनल होता है, पहली बात। दूसरी बात, क्या एक बार में पशुपालक की सारी समस्याओं का अंत हो सकता है, नहीं। आपकी अगर बात करते हैं, आपके इस ग्रुप की अगर बात करते हैं, आपके लिए अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी नौकरी, ठीक है। नौकरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। मान लो आपकी नौकरी लग गई तो आपके तो मजे ही मजे, ऐसा लगता है आपको, नहीं लगेगा, है ना। नौकरी लग गई, नौकरी के बाद में घर वाले कहेंगे शादी वादी कर ले, फिर शादी वादी कर लिया आपने, साल 2 साल होने के बाद में घर वाले कहेंगे बच्चा बच्चा भी कर ले भाई, बच्चे बच्चे भी हो गए। फिर ये बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसके बाद में ये टेंशन हो गई कि यार कौन सी स्कूल में डालें। फिर बच्चे को स्कूल में भी डाल दिया है, पढ़ता नहीं है, नालायक है, डोलता रहता है, ये टेंशन है। 10वीं पास करी थी, यार क्या सब्जेक्ट दिलवाए इसको, आर्ट्स के अंदर तो कोई स्कोप है नहीं। ऐसा करते हैं अपन बायोलॉजी दिलवा देते हैं, डॉक्टर वाक्टर बन लेगा। फिर बायोलॉजी के बाद में 12वीं पास कर ली, 12वीं पास करने के बाद में यार कोई ढंग की कोचिंग करवाई, नीट वीट की कोचिंग करवा ली, सिलेक्शन नहीं हुआ तो टेंशन, सिलेक्शन हो गया तो एमबीबीएस के लिए बाहर जा रहा है, फिर टेंशन, इतने सालों से तो हमारे पास में रहा है, अब कैसे जाएगा। तो टेंशनें कभी खत्म नहीं होती लाइफ की, है ना। बीच बीच के अंदर बीवी बोलने करेगी मेरे झुमके करवा दो और मेरे ये करवा दो। आप कहोगे कि पैसा तो इतना सा ही आ रहा है, झुमके कहां से होंगे तेरे, है ना। तो ये कहने के लिए अच्छा लगता है कि अगर नौकरी लग गई तो आपकी जिंदगी के सारे दुख खत्म, सारे दुख खत्म हो जाएंगे, मतलब कहने की बातें होती हैं। बाकी समस्याओं का अंत कभी भी होता नहीं है। समस्याओं का अंत सिर्फ एक जगह पर जाकर ही होता है, जब अपने होते हैं शमशान के अंदर, वहां पर कोई समस्या नहीं है। वहां पर पहुंच गए मतलब सारी समस्याओं का अंत हो गया। मरते मरते भी जैसे अपने दादाजी हैं, तो दादाजी मरते मरते भी कहते पोता को ब्याह तो देख ही जातो, है ना, होता ना ऐसा। तो वो उसकी टेंशन है, एज के हिसाब से टेंशन या प्रॉब्लम समस्याएं बदलती रहती है, लेकिन समस्याओं का अंत कभी भी नहीं होता। इसका मतलब है कि प्रसार शिक्षा एक लगातार और अविरल प्रणाली है, इसका अंत कभी नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि पशुपालक के पास में सारी नॉलेज पहुंच गई और उसने समस्याएं खड़ी करना ही बंद कर दी। आज दस्त लग गए, कल डिवर्मिंग हो गई, परसों लंपी आ गई, फिर एफएमडी आ गई, टीके लगवाए, बुखार आ गया, गले के अंदर सूजन आ गई। तो वो समस्याएं चलती रहेगी उसकी, और उन समस्याओं का समाधान आपको करना ही करना है। इसी का ज्ञान अपन किसके अंदर लेंगे, एक्सटेंशन के अंदर। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्यों पढ़ना है, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है सबसे बेकार सब्जेक्ट, है ना। थ्योरेटिकल चीजें काफी ज्यादा हैं, क्वेश्चन कैसे आएगा कोई पता नहीं। एनाटॉमी के अंदर तो पता लग जाता है हृदय में कितने कक्ष होते हैं, है ना, आप क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। एक्सटेंशन ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर क्वेश्चन के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। और मैं ये कह देता हूं कि जो लाइन में लिखाऊंगा जरूरी नहीं कि वो ऐसे कैसी आई, वो थोड़ी सी घुमा फिरा के भी पूछ लेगा, तो दिमाग को थोड़ा सा एक्टिव रखना पड़ेगा। देखने में इजी सब्जेक्ट है लेकिन समझने के अंदर बहुत कठिन सब्जेक्ट है। देखा कभी कि इतनी देर तक, आधा घंटा हो गया मेरे को बोलते हुए, कभी ऐसा हुआ है कि एनाटॉमी के अंदर मैंने आधा घंटा बोला और कुछ नहीं लिखवाया, नहीं। बातें ज्यादा करनी है, लिखना कम है। और वो बातें ज्यादा इसलिए करनी है क्योंकि हमारे को समझना ज्यादा है, समझने की चीजें ज्यादा है इसके अंदर, रटने वाली चीजें कम है। ध्यान रखोगे इस चीज को, ठीक है। अब सुनो इधर की तरफ। एक्सटेंशन की शुरुआत की अगर बात करते हैं तो शुरुआत हुई थी 1873 में, और एक्सटेंशन वर्ड का सर्वप्रथम उपयोग किया था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड के द्वारा, ठीक है। औद्योगिक क्रांति वाली उस टाइम पे चली थी, इसीलिए हमारे को जरूरत पड़ी। एक्सटेंशन की खुद की अगर बात करते हैं तो एक्सटेंशन अपने आप के अंदर एक लैटिन वर्ड है। एक्सटेंशन की अगर बात करते हैं तो कौन सा शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। और ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो होता है एक्स और दूसरा होता है टेंशन, है ना, शांति से। ध्यान रखोगे सर, ठीक है ना। एक का मतलब क्या है एक्स और दूसरे का मतलब टेंशन। आपको पता ही है एक्स हमेशा टेंशन होता है ना, आपकी जनरेशन में जानता हूं ना तुम्हारे को। एक्स का मतलब होता है आउट और टेंशन का मतलब होता है स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग, रबड़ को खींचते हैं तो उसके ऊपर तनाव आ जाता है ना, यानी कि स्ट्रेचिंग यानी कि खींचना। आउट का मतलब होता है बाहर, क्या होता है बाहर। और स्ट्रेचिंग का मतलब होता है फैलाओ, क्या होता है फैलाओ। इस प्रकार से एक्सटेंशन के प्रॉपर मीनिंग की अगर बात करते हैं तो वो होता है स्ट्रेचिंग आउट। क्या होता है,
बाहर की ओर फैलाओ। किसकी ओर फैलाओ? बाहर की ओर फैलाओ। अब बाहर से क्या मतलब है? डिफाइन सुनो, एक्सटेंशन को डिफाइन कैसे करते हैं। एक्सटेंशन को परिभाषित करने के लिए अपन बोलते हैं कि विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों, यूनिवर्सिटी और जो रिसर्च स्टेशन है, वहां पर उपस्थित ज्ञान, तकनीकी जानकारी और सूचनाओं को वहां से बाहर निकालकर ग्रामीण क्षेत्र के पशुपालकों तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है? एक्सटेंशन कहलाता है। यानी कि हमारे पास में यूनिवर्सिटीज के पास में घना ही ज्ञान है, घनी टेक्निकल नॉलेज है, घना ही उनके पास में रिसर्च है, लेकिन वो रिसर्च उनके किसी काम का नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो कर लिया रिसर्च। ठीक है, उन्होंने कह दिया कि बैलेंस राशन खिलाने से पशुओं के अंदर दूध उत्पादन बढ़ता है, उनको पता लग गया। लेकिन वो लोगों के काम का कब है? जब ये बात आप लोगों को बताओगे कि बैलेंस राशन खिलाने से दूध उत्पादन बढ़ता है, और लोगों को बताओगे कि बैलेंस राशन बढ़ाते कैसे हैं, तब जाके तो लोगों को फायदा है। आपने रिसर्च कर लिया, आपने प्रोडक्शन बढ़ा लिया, लेकिन उससे देश की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ा? कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव कब पड़ेगा? जब आप लोगों का उत्पादन बढ़ाओगे, प्रोडक्शन बढ़ाओगे। मोदी जी कहते हैं कि किसानों को आय दुगनी करनी है ना? कहते हैं ना मोदी जी, किसानों की आय दुगनी करनी है। क्यों करनी है उनको? क्योंकि उनको पता है कि किसानों की आय डबल होगी। डबल कब होगी? जब प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ने के बाद के अंदर इस तभी जाके किसानों की आय दुगनी होगी। इसीलिए वो हाईली मॉडिफाइड बीजों के ऊपर जोर दे रहे हैं कि भैया बीज बीज ढंग की क्वालिटी के काम में लो, अच्छी किस्म के बीज काम में लो, जिससे प्रोडक्शन ज्यादा हो तुम्हारा, है ना? मेहनत तो उतनी कुत्ती कर रहे हैं अपन। 1 बीघा के अंदर चाहे घटिया क्वालिटी के बीज डालो, चाहे बढ़िया क्वालिटी के बीज डालो, मेहनत तो उतनी कुत्ती है। लेकिन अगर बढ़िया क्वालिटी के बीज काम में लोगे तो प्रोडक्शन हमारा ज्यादा होगा, और प्रोडक्शन अगर हमारा ज्यादा होगा तो हमारी इनकम भी बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो आर्थिक स्तर बढ़ेगा आपका, आर्थिक स्तर बढ़ेगा तो आपकी खर्च करने की सीमा बढ़ेगी, और पैसा खर्च करोगे तो लोगों के पास में पैसा जाएगा। आज के टाइम पे बैंक आपको लोन देना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि उसको पता है कि लोन अगर मैं दूंगा इसको, इसके पास में इसकी औकात तो है नहीं कि थार खरीद लाए पूरी पूरी 15 लाख की, है ना? फॉर एग्जाम्पल मान लो, बैंक क्या कहेगा, आप लोन लेके ले लो ना। आपके मन में शौक भी है, आपके पास में 2 लाख रुपए पड़े थे, आपने 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट किया, 13 लाख का लोन ले लिया, बैंक वाले ने ब्याज लिया, शोरूम वाले की गाड़ी बिक गई। जितने भी ऑयल कंपनीज है उनसे आप पेट्रोल डलवाओगे चलाने के लिए, सर्विस सेंटर वालों के पास में सर्विस भी कराओगे, छोटे मोटे काम हो गए तो मिस्त्री के पास लेके भी जाओगे। कितने लोगों को रोजगार मिला आपके सिर्फ एक बार पैसा खर्च करने की वजह से? तो जब तक पैसा खर्च करोगे कब? जब अपने पास में होगा, और उसके लिए हमारे को प्रोडक्शन को बढ़ाना ही पड़ेगा। और वो प्रोडक्शन बढ़ा हुआ है, लेकिन नॉलेज किसके पास में है? यूनिवर्सिटीज के पास में, रिसर्च स्टेशन के पास में। उस नॉलेज को कहां पर लेकर आना है? ग्रामीण क्षेत्र के पशुपालकों के पास में, जिससे कि उनका प्रोडक्शन बढ़े और उनकी इनकम भी बढ़े। क्लियर है? तो एक्सटेंशन की शुरुआत की अगर बात करते हैं, तो एक्सटेंशन की शब्द का सर्वप्रथम उपयोग 1873 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड के द्वारा किया गया था। एक्सटेंशन एक लैटिन शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक्स और टेंशन। एक्स का मतलब होता है आउट, और टेंशन का मतलब होता है स्ट्रेचिंग। इस प्रकार से एक्सटेंशन का मतलब होता है स्ट्रेचिंग आउट, यानी बाहर की ओर। यहां तक इसको दिक्कत है बताओ, है क्या? लिखना शुरू करो। लिखना शुरू करो। एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग लिखो, एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग 1873 में, एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग 1873 में, 1873 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड के द्वारा किया गया। एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग 1873 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड के द्वारा किया गया। एक्सटेंशन शब्द का सर्वप्रथम उपयोग 1873 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड के द्वारा किया गया। नेक्स्ट लिखो, एक्सटेंशन लैटिन शब्द है, नेक्स्ट लिखो, एक्सटेंशन लैटिन शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बनता है। एक्सटेंशन लैटिन शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बनता है। एक्सटेंशन लैटिन शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बनता है। सर ये 1875 में हुआ था ना, 1873,
75 में होता तो 75 ही लिखते ना। एक्सटेंशन लैटिन शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बनता है, मिलकर बनता है। ऐसे कैसे लिखो? लिख लिया। एक्स का मतलब आउट, टेंशन का मतलब स्ट्रेचिंग। फिर एक साथ लिखोगे एक्सटेंशन बराबर स्ट्रेचिंग आउट बराबर बाहर की ओर फैलाओ। स्ट्रेचिंग आउट लिखोगे और फिर लिखोगे बाहर की ओर फैलाओ, बाहर की ओर फैलाओ। स्ट्रेचिंग आउट, बाहर की ओर फैलाओ। परिभाषा, 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 डिफाइन। लिखो इसके अंदर। क्या बोलता रहता है तू? क्या बताता रहता है इसको? कितने पेज भरेंगे एक्सटेंशन में? है? लिखो परिभाषा। विश्वविद्यालयों तथा शोध संस्थानों, विश्वविद्यालयों तथा शोध संस्थानों, विश्वविद्यालयों तथा शोध संस्थानों, विश्वविद्यालयों तथा शोध संस्थानों में उपस्थित, विश्वविद्यालयों तथा शोध संस्थानों, जहां पर रिसर्च होता है, शोध होता है, शोध संस्थानों में उपस्थित, में उपस्थित वैज्ञानिक जानकारियों, वैज्ञानिक जानकारियों, वैज्ञानिक जानकारियों, कोमा तकनीकी कार्यप्रणाली, वैज्ञानिक जानकारियों, कोमा तकनीकी कार्यप्रणाली, तकनीकी कार्यप्रणाली तथा सूचनाओं को, तथा सूचनाओं को विश्वविद्यालयों तथा शोध संस्थानों में उपस्थित वैज्ञानिक जानकारियों, तकनीकी कार्यप्रणाली तथा सूचनाओं को वहां से बाहर निकालकर, वहां से बाहर निकालकर, वहां से बाहर निकालकर, वहां से बाहर निकालकर ग्रामीण क्षेत्र के पशुपालकों तक पहुंचाना, वहां से बाहर निकालकर ग्रामीण क्षेत्र के पशुपालकों तक पहुंचाना, ग्रामीण क्षेत्र के पशुपालकों तक पहुंचाना, ग्रामीण क्षेत्र के पशुपालकों तक पहुंचाना। पशुपालक वर्ड इसलिए लिखा है क्योंकि हम पशुपालन वाले हैं, एग्रीकल्चर वाले होते तो किसान लिखते हैं यहां पर, ठीक है ना। तो विश्वविद्यालयों तथा शोध संस्थानों में उपस्थित वैज्ञानिक जानकारियों, तकनीकी कार्यप्रणाली तथा सूचनाओं को वहां से बाहर निकालकर ग्रामीण क्षेत्र के पशुपालकों तक पहुंचाना ही प्रसार या एक्सटेंशन कहलाता है, पहुंचाना ही प्रसार या एक्सटेंशन कहलाता है। पहुंचाना ही प्रसार या एक्सटेंशन कहलाता है। ये हो गई डिफाइन आपकी, ठीक है ना।
विश्वविद्यालय और शोध संस्थानों के अंदर जितनी भी जानकारी है, जितना भी ज्ञान है, तकनीकी कार्यप्रणाली है, सूचनाएं हैं, वो उनके काम की तो है नहीं। वो ग्रामीण क्षेत्र के पशुपालकों को देने के लिए ये आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? एक्सटेंशन या प्रसार की। आगे देखो, एक्सटेंशन की अगर बात करते हैं तो पिताजी पूछे जाते हैं हमारे से, 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फादर ऑफ एक्सटेंशन कौन है? फिर पूछा था फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन कौन है? यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन। और तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ इंडियन एक्सटेंशन कौन है? इंडियन एक्सटेंशन। तीनों का आंसर अलग है। जॉन पॉल लीगन। क्या नाम है? जॉन पॉल लीगन। ये तो है फादर ऑफ एक्सटेंशन। जेपी लीगन भी बोलते हैं इनको शॉर्ट के अंदर। क्या नाम देते हैं? जेपी लीगन। तो जॉन पॉल लीगन नहीं मिल रहा, इसका मतलब जेपी लीगन है। फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन की अगर बात करते हैं तो नाम आता है जेम्स स्टुअर्ट। क्या नाम आता है? जेम्स स्टुअर्ट। और फादर ऑफ इंडियन एक्सटेंशन की अगर बात करते हैं तो डॉक्टर के एन सिंह। क्या नाम आता है? डॉक्टर के एन सिंह। ठीक है ना? तो एक्सटेंशन के ऊपर जो सर्वाधिक काम किया वो जॉन पॉल लीगन ने किया था, इसलिए इसको फादर ऑफ एक्सटेंशन या फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन भी कहते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाने का ये कार्य किया जेम्स स्टुअर्ट ने, इसलिए फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन कौन है? जेम्स स्टुअर्ट। और भारत के अंदर सबसे ज्यादा एक्सटेंशन का काम किसने किया? डॉक्टर के एन सिंह। इसलिए फादर ऑफ इंडियन एक्सटेंशन किसको कहा जाता है? के एन सिंह को कहा जाता है। याद रखने हैं तीनों नाम। उतारो ऐसे कैसे। प्रसार शिक्षा के जनक जॉन पॉल लीगन। यूनिवर्सिटी प्रसार शिक्षा के जनक भारतीय प्रसार शिक्षा के जनक डॉक्टर के एन सिंह। लिख लिया सबने? क्या नहीं है? दिक्कत यहां तक है क्या? चले आगे। प्रसार शिक्षा की अगर बात करते हैं तो प्रसार शिक्षा लोगों की 4 चीजों में परिवर्तन लाती है। पहला है उनका ज्ञान, नॉलेज। दूसरी उनकी समझ, चीजों को समझने की क्षमता। उनकी प्रवृत्ति, सोचने की क्षमता। और उनके कार्य करने की क्षमता। इन चारों चीजों में परिवर्तन लाने का कार्य कौन करेगी? प्रसार शिक्षा। नेक्स्ट लाइन लिखो।
प्रसार शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों, प्रसार शिक्षा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के ज्ञान, समझ, मनोवृत्ति तथा कार्य करने की क्षमता, मनोवृत्ति तथा कार्य करने की क्षमता में परिवर्तन लाने की शिक्षा है। लिख लिया? ठीक है, हेडिंग डालो प्रसार शिक्षा की विशेषताएं। हेडिंग डालोगे प्रसार शिक्षा की विशेषताएं। प्रसार शिक्षा की विशेषताएं। प्रसार शिक्षा की विशेषताएं। सर नोट्स के लिए कितने पेज वाला रजिस्टर डालना है? कैसे सवाल पूछते हो तुम मेरे से? तो पेज ये कैसे बताऊं मैं तुम्हारे कितने पेज? तुम्हारी राइटिंग बड़ी होगी तो ज्यादा पेज लगेंगे, तुम्हारी राइटिंग छोटी होगी तो कम पेज लिखेंगे। लग लो 100 पेज का रजिस्टर डाल लो, बच जाएगा, उसके अंदर सर्जरी पढ़ लेंगे अपन, है ना? छोटा सा ये है, ज्यादा बड़ा नहीं है अपने पास। लिख ली ये लाइन? हेडिंग डालिए प्रसार शिक्षा की विशेषताएं। प्रसार शिक्षा की विशेषताएं। प्रसार शिक्षा की विशेषताएं देखो इधर, बाद में लिखोगे पहले समझोगे। पहली बात सुनो, प्रसार शिक्षा दोहरा प्रवाह है, इसको बोलते हैं टू वे चैनल, जिसमें शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों सीखते हैं। अभी वाली बात जो अपन ने शुरुआत के अंदर करी थी कि जो वैज्ञानिक था वो पशुपालक के पास में जाएगा तो पशुपालक भी उसको कोई ना कोई समस्या बताएगा, जिससे वो वैज्ञानिक है वो कुछ ना कुछ सीखेगा, और वैज्ञानिक जानकारी पशुपालक के पास में आएगी तो पशुपालक भी कुछ ना कुछ सीखेगा। इसलिए कहा है हमने कि दोहरा प्रवाह है, टू वे चैनल है, जिसके अंदर आप भी सीखोगे और पशुपालक भी सीखेगा। आपकी जो नॉलेज आप यहाँ पर पढ़ रहे हो हमारे पास में, ये नॉलेज आप पशुपालक को दोगे, और पशुपालक के पास में जो परंपरागत नॉलेज है पशुपालन की, वो पशुपालक आपको देगा। यानी आपको भी सीखने को मिलेगा और पशुपालक को भी सीखने को मिलेगा। दूसरी बात सुनो, प्रसार शिक्षा लगातार एवं अविरल प्रणाली है। लगातार का मतलब कंटिन्यूएशन में चलती जाएगी, और कंटिन्यूएशन में क्यों चलेगी? क्योंकि पशुपालकों की समस्याओं का अंत कभी भी नहीं होगा। पशुपालक की समस्याओं का अंत कभी तक नहीं होगा, तो आप जब अंत ही नहीं होगा समस्याओं का, तो आपके समाधान करने का अंत भी नहीं होगा। तो लगातार आपको प्रसार शिक्षा पशुपालकों को देनी ही देनी पड़ेगी। इसीलिए कहते हैं कि प्रसार शिक्षा एक दोहरा प्रवाह होती है, टू वे चैनल होती है, जिसके अंदर शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों सीखते हैं। और प्रसार शिक्षा एक लगातार एवं प्रणाली होती है, क्योंकि लोगों की समस्याओं का अंत कभी भी नहीं होता। क्लियर है? लिखो दोनों लाइन।
वैज्ञानिक नाम भी पूछ सकते हैं भाई। दोहरा प्रभाव वाली लाइन किसने दी थी? वैज्ञानिक नाम है ओपी धामा। और लगातार और अविरल प्रणाली किसने कहा था? वी.टी. कृष्णमाचारी। पूछा जाएगा, लाइन दी जाएगी, पूछा जाएगा बताओ किसने कहा, तो बता देना आप। इसकी आवाज कम कर गया। राधे राधे गुरुजी। इसका देखिए यहाँ पर वो ये पड़ा हुआ, ये वहां से नहीं, यहाँ से। अरे ये नीचे रखा हुआ। हाँ इस वो मोटा मोटा सा। हाँ इसका इधर देख, उधर तक। हाँ आया है, मैं क्लास आ रहा हूँ। लिख लिया। और तीसरी बात सुनो, ओपी के आगे धामा। प्रसार शिक्षा लोगों की समस्याओं पर आधारित है। लोगों की समस्या होगी तो वो अपने आप आपसे पूछेंगे। आपको अपना ज्ञान जाके देना नहीं है। ऐसे ज्ञान उसी को देना चाहिए जो लेना चाहता हो। रोड पे जाके खड़े हो जाओ वहां पर कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एफएमडी का टीकाकरण हर 6 महीने के अंदर करते हैं, ऐसा नहीं। जिसको जरूरत होगी वो आपसे पूछेगा, और वो पूछेगा कब? जब उसकी समस्या आएगी। और समस्या आने पर भी आप कितना ही कहते हो वैक्सीनेशन, वो नहीं करवाएगा। लेकिन जैसे ही बीमारी शुरू होगी वो आपके पास में कॉल करना शुरू कर देगा कि साहब हमारे भी टीके लगा दो, हमारे भी टीके लगा दो। होता ना ऐसा फील्ड के अंदर। तो लोगों की समस्याओं के ऊपर आधारित रहेगी हमारी प्रसार शिक्षा, कि लोगों की समस्या आएंगी तो शिक्षा लेने के लिए हमारे पास से ही ढूंढेंगे। क्योंकि हम पशुपालन के हैं तो पशुपालकों से संबंधित समस्याएं हम ही सॉल्व करेंगे। तो तीसरी लाइन लिखोगे, प्रसार शिक्षा लोगों की समस्याओं पर आधारित है। ठीक है, हेडिंग डालो प्रसार शिक्षा के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत लिख लिया। देखो इधर, प्रसार शिक्षा के सिद्धांत। प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों की अगर बात करते हैं तो दो सिद्धांत है हमारे पास में। पहला तो है करके सीखना, और दूसरा है देखकर विश्वास करना। करके सीखना को हम बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग, और देखकर विश्वास करना को हम बोलते हैं सीइंग इज बिलीविंग। दोनों खड़े हो जाओ। हाँ तुम दोनों, हाँ दोनों खड़े हो। कॉपी उठाओ वहां से, कॉपी भी उठाओ। अरे कॉपी उठाओ सर, इधर आओ बीच में। एक वहां पीछे जाएगा, एक यहाँ पर आगे आएगा। दोनों डिसाइड कर लो कौन आगे बैठेगा कौन पीछे बैठेगा। प्रसार शिक्षा दो सिद्धांतों पर आधारित है। पहला तो है करके सीखना, और दूसरा है देखकर विश्वास करना। मतलब समझो इसका, हमने कह दिया कि नाकारा पशु, जो नर पशु होते हैं, उनका बधियाकरण करवाना है भाई। ठीक है, बधियाकरण के लिए उसके पास में पता है, वो जानता है कि जो मेरे भेड़ बकरियां हैं उनके अंदर बधियाकरण के लिए मैं चीरा विधि काम में लेता हूं।
ब्लेड लेता है, चीरा लगाता है, टेस्टिस को निकालता है, कट करता है स्पर्मेटिकोड को और छोड़ देता है। ठीक है, ये तो वो जानता है। लेकिन आपको पता ही है कि इसके अंदर दिक्कत है हमारे को। आजा इधर आजा। ठीक है, अपने को पता है ये चीज कि चीरा विधि सबसे खत्म विधि होती है। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। पशुपालक अपनी तरफ से किसी प्रकार के कोई टांके भी लगाता नहीं है, और अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया तो जानवर की मृत्यु तक हो सकती है। ये जानते हैं अपन। हमने कहा कि भैया बर्डी जो काम में लेना है, इसके लिए सबसे सेफ विधि है, ना कोई ब्लड निकलेगा, ना कोई चीरा निकलेगा, और बदियाकरण भी आसानी से हो जाएगा। पशुपालक ने पूछा कि साहब कैसे करेंगे बदियाकरण? आपने कह दिया कि हवा के अंदर ही बातें कर रहे हो तो, कि ऐसे बर्डी जो होता है ऐसे प्लायर जैसा आता है, टेस्टिस को यहां से पकड़ना होता है, थोड़ा सा नीचे की तरफ खींचना है, स्पर्मेटिकोड पे लगाना है, और उसके बाद में दबा देना है। क्या पशुपालक को समझ में आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, आपने दूसरा तरीका सोचा। आप एक बछड़ा लेके आए, या जिसका भी कास्ट्रेशन करना है उसको लेकर आए, पशुपालकों को सामने खड़ा कर दिया, और पशुपालकों को बता रहे हो कि देखो ये वृषण है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, स्पर्मेटिकोड है, ये बर्डी जो है इस तरीके से बना होता है, यहां पर लगाना है। सामने करके दिखा रहा हूं प्रैक्टिकली, है ना? और आपने कास्ट्रेशन करके दिखा दिया। पहले वाला तरीका से ज्यादा सही था या दूसरे वाला? ज्यादा। पशुपालक अपनी आंखों से देख रहा है तो ज्यादा अच्छे से उसको समझ में आएगा। तीसरा तरीका है, एक तरफ कास्ट्रेशन कर दिया आपने एक टेस्टिज का, अब आपने किसी पशुपालक को बुलाया कि भैया एक बार तो करके दिखा दे कि कैसे करता है। पशुपालक ने देखा, थोड़ा सा ऊपर बॉडी जो लगा रहा था, आपने कह दिया कि नहीं नीचे लगाना है। ठीक है, जोर से नहीं दबा रहा था, आपने कह दिया नहीं पूरा दबाना है इसको। आधा अधूरा कास्ट्रेशन हुआ तो उसके अंदर हाइड्रोसिल हो जाएगा, टेस्टिज फूलकर मोटे हो जाएंगे, पानी भर जाएगा इसके अंदर। तीसरा तरीका, जहां पर पशुपालक खुद करके देख रहा है, कौन से तरीके से वो ज्यादा सीखेगा, पहले से, दूसरे या तीसरे से? तीसरे तरीके से। तो तीसरा तरीका ही हमारा क्या है? करके सीखना। कि जब तक पशुपालक खुद नहीं करके देखेगा तब तक वो सीख नहीं पाएगा। मैं आज के टाइम पे कितनी हवा में बातें कर लूं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप तब सीखोगे जब आप खुद करोगे। मैंने कह दिया कि ऐसे सर्विक्स को पकड़ना होता है, एआई गन को सर्विक्स के अंदर नहीं डालना, सर्विक्स को एआई गन के ऊपर चढ़ाना होता है। बोलने का बहुत आसान है, लेकिन जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आप सीख नहीं पाओगे। यह कौन सा सिद्धांत है? पहला सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है देखकर विश्वास करना। शुरुआत के अंदर वैज्ञानिक एचएफ नस्ल की गाय लेकर आया था 40 लीटर वाली। अगर वैज्ञानिक गाय को लाए बिना ही पशुपालक से जाकर बोलता कि यार हमारे पास में गाय है जो 40 लीटर दूध देती है, क्या पशुपालक विश्वास करता? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के अंदर ऐसी गाय देखी नहीं जो 40 लीटर दूध देती है। ज्यादा से ज्यादा 8-10 लीटर वाली देखी होगी तो विश्वास नहीं करेगा। लेकिन या तो आप पशुपालक को लेके जाओ अपने सेंटर के ऊपर, जहां पर आपका रिसर्च स्टेशन है, वहां पर आप सामने निकाल कर दिखाओ कि देख 40 लीटर दूध दे रही। या फिर आप गाय दो पशुपालक को, उससे कहोगे अब तू निकाल के देख ले भाई। जब अपनी आंखों से देखेगा तो उस चीज के ऊपर विश्वास करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, शुरुआत के अंदर जब एआई हुई, एआई की जब हमने शुरुआत करी, पशुपालकों को समझाना इस चीज के लिए कितना मुश्किल रहा होगा कि हम आएंगे, गाय हीट के अंदर आएगी तब, और हम वेजाइना के अंदर एक स्पर्म लोड करेंगे, एक गन लोड करेंगे, वीर्य डालेंगे और गाय प्रेग्नेंट हो जाएगी। क्या पशुपालक मानेगा? साहब जब तक सांड कौन चढ़ो, जब तक बच्चों पैदा है वही कौन। क्यों? क्योंकि उन्होंने नेचुरल सर्विस ही देखी हुई है हमेशा। तो कोई भी नई जानकारी पशुपालक तब अडॉप्ट करेगा जब वो अपनी आंखों से देखेगा, है ना? जैसे शुरुआत के अंदर कोई कहीं पे भी आप रहो, पूरे गांव के अंदर सारे के सारे तो खराब होते नहीं, कुछ अच्छे लोगों से जानकारी रखो। एआई की बात आई, नई टेक्नोलॉजी आई हमारे पास में, हमने लोगों को समझाया, आधे से लोगों ने हमारे को पागल समझा, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं तो जो अपने फेवर के होते हैं। हमने 4-5 लोगों से कह दिया कि बोले यार तुम्हारी गाय या भैंस हीट के अंदर आए ना तब बताना, हम यही करेंगे यहाँ पर, कैसे करेंगे देख लेना तू भी। ऐसे ऐसे जानकार थे, मौका दे दिया उन्होंने, अपने को हीट में आई, आपने फोन किया उन्होंने, हम चले गए वहां पर, जार लेकर एक्स्ट्रा को निकाला, गन के अंदर लोड किया, फिर हमने एक हाथ रेक्टम के अंदर एआई गन को वेजाइना के अंदर डाला, और उसके बाद में सीमन को ड्रॉप किया अपने मिड सर्विक्स रीजन के अंदर। ठीक है, 5 पशुपालकों ने कहा, 5 गायों के लिए कहा होगा, 5 के अंदर से अगर एक भी प्रेग्नेंट हो गई उससे, तो पूरे गांव में ये हाका जरूर हो जाएगा कि भाई हाँ, इंजेक्शन लगाने से गाय भी प्रेग्नेंट होती। ऐसे तो आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा, कहने से पार नहीं पड़ेगी। जब तक लोग देखेंगे नहीं तब तक विश्वास नहीं करेंगे। यही प्रसार शिक्षा का दूसरा सिद्धांत है। ठीक है, दोनों में से ज्यादा इंपॉर्टेंट की अगर बात करते हैं तो वो कौन सा है? करके सीखना। आपको ऑप्शन दिया जाएगा प्रसार शिक्षा निम्न में से किसके ऊपर आधारित है? पहला ऑप्शन मिलेगा करके सीखना, दूसरा मिलेगा देखकर विश्वास करना, तीसरा उपरोक्त दोनों, और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आंसर कर क्या होगा? उपरोक्त दोनों। अगर बहुत ऑप्शन नहीं दे रखा है, किसी एक को सिलेक्ट करना है, तो आप किसको सिलेक्ट करोगे?
दिक्कत यहां तक? जो सो रहे हैं मुंह धो के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, बिना उठे जाओ, बिना बोले चुपचाप, बाकी लिखो सब। खड़े हो जाओ, जाओ। अरे चले जा, कुछ नहीं होता ऐसे। धोया, मुंह धोया, कोई बात नहीं, यहां से इतने से पानी से कुछ नहीं होता। लिख लिया? ठीक है। प्रसार शिक्षा की सामान्य बातें यहां पर होती है, खत्म। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रसार शिक्षा कौन से प्रकार की होती है? इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए पहले हमारे को पढ़ना पड़ेगा शिक्षा के बारे में, एजुकेशन के बारे में। हेडिंग डालोगे शिक्षा या एजुकेशन, हेडिंग डालो शिक्षा या एजुकेशन। प्रसार शिक्षा के सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, प्रसार शिक्षा की विशेषता इंपॉर्टेंट है, फादर्स के नाम याद रखने हैं हमारे को, कब इसकी शुरुआत हुई थी 1873 याद रखना है, कहां हुई थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी याद रखनी है, कौन सा शब्द है लैटिन शब्द है ये याद रखना है, एक्स का मतलब आउट और टेंशन का मतलब स्ट्रेचिंग होती है, ये भी हमारे को याद रखना है। एजुकेशन लिख लिया? आप यहां पर क्या लेने के लिए आते हो? शिक्षा। ठीक है, सुनो, एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो एजुकेशन भी एक लैटिन शब्द है। कौन सा शब्द है? दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कितने शब्दों से? दो शब्द है। दो शब्दों के अंदर पहला वर्ड आता है एजुकेरियम और दूसरा शब्द आता है एजुकेयर। एजुकेरियम और एजुकेयर। एजुकेरियम का मतलब होता है शिक्षण कार्य। क्या होता है? शिक्षण कार्य। और एजुकेयर का मतलब होता है शिक्षित होना। क्या होना? मैं क्या कर रहा हूं? शिक्षण कार्य। और आप क्या हो रहे हो? ये दोनों मिलकर ही क्या बनाती है? एजुकेशन, शिक्षा। यानी कि अगर बात करें हम एजुकेशन की, तो एजुकेशन का मूल उद्देश्य क्या है? शिक्षा का मूल उद्देश्य, मूल उद्देश्य शिक्षण कार्य के माध्यम से लोगों को शिक्षित करके करके उनके ज्ञान व समझ को बढ़ाना। मैं शिक्षण कार्य के माध्यम से आपको शिक्षित कर रहा हूं, और शिक्षित होने से आपको क्या फायदा हो रहा है? आपकी जो नॉलेज है और आपकी जो समझ है, मेंटलिटी है, उस मेंटलिटी के अंदर बदलाव आ रहा है, और यही बदलाव लाना ही इस शिक्षा का क्या रहेगा? मूल उद्देश्य रहेगा। शिक्षा का मूल उद्देश्य चार चीजों के अंदर परिवर्तन लाना है, जिसको हम बोलते हैं KAS है। के का मतलब होता है नॉलेज, ए का मतलब होता है एटीट्यूड, एस का मतलब होता है स्किल, और ए का मतलब होता है एक्शन। नॉलेज का मतलब ज्ञान, एटीट्यूड का मतलब सोच,
स्किल का मतलब कौशल, और एक्शन का मतलब कार्य। इन चार चीजों के अंदर परिवर्तन अगर मैंने ला दिया तो शिक्षा का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। नॉलेज, सबसे पहले बात करते हैं नॉलेज की। नॉलेज का मतलब है कि वो सारी चीजें जो आप जो कुछ भी जानते हो वो आपकी क्या है, नॉलेज। आज के टाइम आपका लेवल और मेरा लेवल अलग अलग है नॉलेज का, ठीक है। हो सकता है पशुपालन में मेरी नॉलेज ज्यादा हो, लेकिन हिस्ट्री ज्योग्राफी कल्चर की अगर बात करते हैं तो उसके अंदर आपकी नॉलेज मेरे से ज्यादा है। तो जो कुछ भी आपने सीखा है बचपन से अभी तक, जो कुछ सीखा है स्कूल के अंदर सीखा हो, कॉलेज के अंदर सीखा हो, बाहर कुछ भी सीखा हो, ये आपकी क्या है, नॉलेज। जो कुछ भी आप जानते हो वो आपकी क्या है, नॉलेज। इस नॉलेज के होने के बाद में आपकी सोच क्या है, ये आपका क्या है, एटीट्यूड। क्या है, एटीट्यूड। नॉलेज दे रहे हैं हम, घनी दे रहे हैं, यहाँ पर ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन अगर आप पढ़ नहीं रहे हो, आपको पता है एग्जाम टाइम में पढ़ लेंगे, है ना, उस टाइम पे याद कर लेंगे, 10 सब्जेक्ट हैं छोटे छोटे, यूं एक एक दिन के सब्जेक्ट याद कर लेंगे अपन यूं। ये आपकी क्या है, सोच, एटीट्यूड है ये आपका, ठीक है। आपकी सोच कैसी है उससे फर्क पड़ रहा है। फिर आता है स्किल या कौशल। स्किल या कौशल की अगर बात करते हैं तो आप क्या कर सकते हो, ये आपकी क्या है, स्किल। क्लास के अंदर सबको पढ़ाते हैं हम तो, ऐसा तो नहीं किसी एक को स्पेसिफिक पढ़ाते हैं। सबको क्या बराबर समझ में आता है, किसी को ज्यादा किसी को, क्यों, क्योंकि सबकी अटेंशन अलग अलग है, सबका दिमाग अलग अलग है, सब एक साथ एक बराबर नहीं समझ में आता। किसी को 1 घंटे पढ़ने पर वो चीज याद हो जाती है तो किसी को 5 घंटे लगते हैं उसी चीज को याद करने के अंदर। मैथ्स किसी को इजी लगती है, किसी को कठिन लगती है ना। क्यों, क्योंकि सबकी क्षमताएं अलग अलग हैं। इन्हीं क्षमताओं को अपन क्या बोलते हैं, कौशल। कौशल, ये तीनों चीज होते हुए, नॉलेज होते हुए, एटीट्यूड होते हुए और इस कौशल के होते हुए आप हकीकत के अंदर करते क्या हो, ये आपका क्या है, एक्शन, कार्य है। आपको पता है कि अगर मैं 2 घंटे लेकर पढ़ूंगा तो मेरे को याद हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप 2 घंटे लेकर नहीं बैठ रहे हो, ये आपका क्या है, कार्य है। तो कौशल बेकार हो गया आपका। आपको पता है कि 2 घंटे लेकर बैठूंगा तो मैं याद हो जाएगा, सर ने कहा है कि डेली पढ़ना है, याद करना है, लेकिन फिर भी अपन घूमने जा रहे हैं, ये आपका क्या कहलाएगा, एक्शन कहलाएगा। अब आप उस एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। नॉलेज हम आपको दे रहे हैं, एटीट्यूड आपका है, जो कर सकते हो वो आपकी स्किल है, लेकिन ओरिजिनल के अंदर कर क्या रहे हो, ये आपका क्या कहलाएगा, एक्शन। और शिक्षा का उद्देश्य इन चार चीजों के अंदर परिवर्तन लाना ही है। क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जाएगा, शिक्षा का उद्देश्य निम्न में से किस में परिवर्तन लाना है, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल, उपरोक्त सभी। क्या आंसर दोगे, उपरोक्त सभी। तो शिक्षा की अगर बात करते हैं तो लैटिन शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एजुकेरियम और एजुकेयर। एजुकेरियम का मतलब होता है शिक्षण कार्य, और एजुकेयर का मतलब होता है शिक्षित होना। तो एजुकेशन का मूल उद्देश्य है शिक्षण कार्य के माध्यम से लोगों को शिक्षित करके उनके ज्ञान को बढ़ाना और उनकी समझ को बढ़ाना। और इसी के साथ साथ शिक्षा के द्वारा इन चार चीजों के अंदर परिवर्तन लाया जाता है, परिवर्तन लाया जाता है। शिक्षा के प्रकार की अगर बात करते हैं, शिक्षा के प्रकार की अगर बात करते हैं तो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार। 3 प्रकार के अंदर सबसे पहली जो शिक्षा आती है उसको बोलते हैं औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा। दूसरे नंबर पे आती है गैर औपचारिक शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा। और तीसरे नंबर पे आती है अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा को हम बोलते हैं फॉर्मल एजुकेशन। कौन से एजुकेशन, फिर से कह रहा हूं, थोड़ी सी इंग्लिश याद रखना है इसके अंदर, फॉर्मल एजुकेशन। गैर औपचारिक को हम बोलते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन। और तीसरे नंबर पे आती है अनौपचारिक शिक्षा जिसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। कौन सी एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन। तो शिक्षा कितने प्रकार की, सबसे पहले, फिर फिर अंग्रेजी में बोल के बताओ, सबसे पहले, दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे। तीनों की बात करते हैं थोड़ी सी एग्जांपल के द्वारा। औपचारिक शिक्षा को संस्थागत शिक्षा भी कहते हैं क्योंकि इसे ग्रहण करने के लिए किसी संस्था के अंदर जाना आवश्यक होता है, इसलिए क्या बोलेंगे, संस्थागत शिक्षा। संस्था हो सकती है, स्कूल हो सकता है,
कॉलेज हो सकती है, यूनिवर्सिटी हो सकती है, कोचिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग, ये आपको कौन से प्रकार की शिक्षा देते हैं? औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा के अंदर एक सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता है, वो पाठ्यक्रम ही आपको पढ़ना होता है। ठीक है, क्या रहेगा? पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के अलावा तीन चीजें और मिलेगी, एक शिक्षक मिलेगा, एक छात्र मिलेगा और एक संस्था मिलेगी। यानी कि औपचारिक शिक्षा के अंदर चार विशेषताएं होती है। कितनी विशेषताएं? पाठ्यक्रम, संस्था और छात्र। कितनी विशेषताएं? चार। सबसे पहले, फिर, और फिर छात्र। ठीक है, कौन सी शिक्षा? औपचारिक शिक्षा। पाठ्यक्रम होगा क्योंकि सिलेबस को फॉलो किया जाएगा। स्कूल के अंदर फर्स्ट क्लास के अंदर जब आप गए तो क्या उस टाइम पर आपको ऐसे थोड़ी था, आपसे पूछा थोड़ी भाई क्या पढ़ाएं क्या नहीं पढ़ाएं? नहीं, ऐसा नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्होंने पहले से ही डिसाइड किया गया था। पाठ्यक्रम हमेशा पूर्व निर्धारित होता है, पहले से डिसाइड किया हुआ। एलएसए के अंदर जब यहाँ पर कोचिंग के अंदर एडमिशन लिया तो हमने कुछ भी पढ़ाना थोड़ी शुरू कर दिया। हमको पता था एनाटॉमी बेसिक सब्जेक्ट है, एनाटॉमी आपके सिलेबस में, इसलिए हमने आपको पढ़ाया। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? इसीलिए तो पढ़ाया, बाकी और कुछ तो नहीं पढ़ाया। तो औपचारिक शिक्षा की अगर बात करते हैं तो पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार दी जाने वाली शिक्षा है और इसे ग्रहण करने के लिए किसी संस्था में जाना आवश्यक है, इसीलिए इसको संस्थागत शिक्षा भी कहते हैं। शिक्षा का क्षेत्र इस प्रकार की शिक्षा के अंदर सीमित होता है। सीमित होने का मतलब है कि इस शिक्षा का क्षेत्र सिर्फ इस प्रीमिसेस की बाउंड्री तक ही है, मतलब शिवालय के अंदर अंदर तक ये शिक्षा है। शिवालय के गेट से जैसे बाहर निकलोगे ये औपचारिक शिक्षा आपकी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो हर एक क्षेत्र जो बाउंड्री है उस बाउंड्री तक ही वो औपचारिक शिक्षा है, उससे बाहर अगर चले जाओगे तो औपचारिक शिक्षा खत्म हो जाएगी। इसलिए औपचारिक शिक्षा का क्षेत्र कैसा होता है? सीमित होता है, लिमिटेड है। और सीखने वालों का जो समूह होता है वो होमोलोगस होता है, होमोजीनस। होमोजीनस का मतलब होता है समांगी। समांगी से मतलब आपकी योग्यता एक समान होगी, आपकी जो एज ग्रुप होगा वो एज ग्रुप भी एक समान होगा, आपके जो लक्ष्य होंगे वो लक्ष्य भी एक समान होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर आपकी क्लास की बात करते हैं, आप सबने एलएसए का डिप्लोमा कर रखा है, आप में से कोई ऐसा है जो सिर्फ 12वीं पास करके यहाँ पर आया? सिर्फ 12वीं पास किया हुआ कोई नहीं है। आपको पता है कि अगर मैं एलएसए की कोचिंग कर रहा हूं तो एलएसए का डिप्लोमा होना आवश्यक है, तो आपकी शैक्षणिक योग्यता बिल्कुल समान है, मिनिमम शैक्षणिक योग्यता। एलएसए करने के बाद में आपके पास में टाइम था, आपने ग्रेजुएशन कर ली, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मिनिमम शैक्षणिक योग्यता एचडीपी का डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए। दूसरा, एज ग्रुप की अगर बात करते हैं तो आप सबके एज ग्रुप वही 20 से 25 साल के आसपास में है। ठीक है, और आप सबका लक्ष्य भी बिल्कुल एक जैसा है कि आपको एलएसए की ही तैयारी करनी है। अगर परिचय की तैयारी करनी होती तो आप परिचय वाली क्लास के अंदर बैठते, यहां पर नहीं बैठते। यानी आपका समूह कैसा होगा? सम्मांगी होगा, होमोजीनस होगा। ये सारी की सारी विशेषताएं किसकी है? औपचारिक शिक्षा। क्लियर है? तो औपचारिक शिक्षा के अंदर चार विशेषताएं होती है। सबसे पहला है पाठ्यक्रम, दूसरा है संस्था, तीसरा है शिक्षक और चौथा है छात्र। औपचारिक शिक्षा को संस्थागत शिक्षा भी कहते हैं क्योंकि इसे ग्रहण करने के लिए किसी संस्था में जाना आवश्यक होता है। शिक्षा का क्षेत्र सीमित होगा और पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार दी जाएगी, और साथ ही साथ ये सम्मांगी भी होगा। सीखने वालों का जो समूह होगा वो होमोजीनियस होगा। क्यों? क्योंकि उनकी शैक्षणिक योग्यता, उनका आयु ग्रुप और उनका लक्ष्य बिल्कुल कैसा रहेगा? एक जैसा। ऐसी शिक्षा को हम क्या बोलेंगे? औपचारिक शिक्षा। दिक्कत यहां तक? दूसरे नंबर पे आती है गैर औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा की जो चार विशेषताएं हैं, अगर उनके अंदर से एक या एक से अधिक विशेषताओं की अनुपस्थिति हो जाती है, औपचारिक शिक्षा की जो चार विशेषताएं हैं, पाठ्यक्रम, संस्था, शिक्षक और छात्र, अगर इनके अंदर से एक या एक से अधिक विशेषताओं की अनुपस्थिति हो जाती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? गैर औपचारिक शिक्षा। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, जैसे लाइव क्लास चलती है अपनी यहाँ पर, आज के टाइम पे जो लाइव क्लास देख रहे हैं मैं हूं इनके पास के अंदर, यानी शिक्षक तो हूं, ये खुद है, इसका मतलब छात्र भी है ना? जो आप पढ़ रहे हो सिलेबस वही सिलेबस ये पढ़ रहे हैं, यानी इनके पास में क्या है? सिलेबस भी है, पाठ्यक्रम भी है। लेकिन क्या ये शिवालय के अंदर बैठे हैं? नहीं बैठे हैं। ये कहां पर बैठे? अपने घर के ऊपर बैठे हैं। तो यानी कि क्या अनुपस्थित हो गई? संस्था। यानी कि ये जो शिक्षा ले रहे हैं वो कौन सी शिक्षा हो गई? और आप कौन सी शिक्षा ले रहे हो? औपचारिक शिक्षा। पहली बात, इग्नू का नाम सुना आपने? इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय। क्या काम आती है? 10th पास कर लो ओपन से,
जैसे मान लो कभी परिस्थितियां खराब रही होगी तो अपन ने पढ़ाई छोड़ दी साहब, पिताजी ने पढ़ाई छोड़ दी, पिताजी हो गए 50 साल के, पिताजी को याद आएगी यार 10वीं पास तो कर ही लेते हैं, आपके साथ चले गए स्कूल के अंदर कि मेरे को भी 10वीं पास करनी है, मेरे को क्लास में बैठा लो। स्कूल वाले हाँ बैठाएंगे कि नहीं बैठाएंगे? नहीं बैठाएंगे। स्कूल वाले क्या कहेंगे, सर आपकी एज ज्यादा हो गई है, आप हमारे इस 10वीं क्लास के एज ग्रुप के अंदर शामिल नहीं हो सकते। बोले यार मेरे को 10वीं पास तो करनी है, बताओ अब कैसे करूं? स्कूल वाले कहेंगे सर आप कोटा ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू का फॉर्म भर दो, वो आपको किताबें भेज देंगे, आप 1 साल पढ़ लेना, किताबें पढ़ने के बाद में 1 साल बाद में आपका एग्जाम होगा। जितने सब्जेक्ट 5 सब्जेक्ट चलते हैं उसके अंदर हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, मैथ्स और जनरल साइंस, इतने ही चलते हैं। संस्कृत मान लो एक और, अरे मतलब 6 सब्जेक्ट जितने भी चलते हैं। 1 साल की तैयारी के बाद के अंदर इन 6 सब्जेक्ट के अंदर से जितने सब्जेक्ट आप पास कर लोगे, मान लो 3 सब्जेक्ट पास हो गए 6 के अंदर से, 3 की दोबारा एग्जाम नहीं देनी, बाकी 3 बच गए, या तो अब एक बार में 6 के 6 पास कर लो। बोले आप अब 50 साल को हो, अब थोड़ी याद है उलात्रा। बोलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 6 के अंदर से 3 सब्जेक्ट की अगर आपने एग्जाम पास कर ली तो बाकी बचे हुए 3 सब्जेक्ट की एग्जाम आप अगले साल दे लो। अगले साल के अंदर अगर ये तीनों एग्जाम पास कर ली तो हम आपको 10वीं की मार्कशीट दे देंगे, इग्नू वाले आपको। तो पिताजी का काम भी हो गया, 10वीं की इच्छा भी पूरी हो गई और उनके पास में एक ऑफिशियल मार्कशीट भी हो गई कि 10वीं पास करने वाली। इग्नू वाले यहां पर पढ़ाने थोड़ी आएंगे पिताजी को, इग्नू वालों ने क्या भेजा, सिलेबस भेज दिया पिताजी के पास में। टीचर भेजा के साथ के अंदर नहीं भेजा, यानी कि पाठ्यक्रम के रूप में किताबें तो भेज दी लेकिन शिक्षक नहीं भेजा। उन्होंने कहा कि जो कुछ पढ़ना है आपको अपने हिसाब से ही पढ़ना है, जो कुछ पढ़ना है अपने हिसाब से ही पढ़ना है। तो पिताजी ने खुद ने पढ़ाई करी। पढ़ाई करने के लिए 2 चीजें एब्सेंट हो गई उनके पास में, पढ़ाई के लिए किसी स्कूल में जाएंगे क्या? नहीं। कहां से करेंगे? घर से ही। तो उनके पास में पाठ्यक्रम भी है और खुद विद्यार्थी भी है, लेकिन उनके पास में ना तो संस्था है और ना ही शिक्षक है। इस प्रकार की शिक्षा को क्या बोलेंगे? गैर औपचारिक शिक्षा। ठीक है। इग्नू वाला जो एग्जाम्पल है अपना, वो आता है पत्राचार की श्रेणी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? पत्राचार, जहां पर वो किताबें पत्र के द्वारा भेज देते हैं, रजिस्टर्ड डाक के द्वारा भेज देते हैं, आपको पढ़नी है, 1 साल तक का टाइम है, पढ़ने के बाद में आपकी एग्जाम होगी, पास हो गई तो ठीक, नहीं पास हुई तो अगले साल वापस से एग्जाम दे लो। ये तो हो गया पत्राचार। ये जो लाइव वाला जो चल रहा है इसको बोलते हैं दूरस्थ शिक्षा। क्या बोलते हैं? दूरस्थ शिक्षा। पत्राचार के अंदर शिक्षक और छात्र का कोई भी कनेक्शन नहीं होता है ना। पिताजी के पास में किताबें रखी हैं लेकिन इग्नू वालों के टीचर के नंबर नहीं है। लेकिन यहां पर अगर बात करते हैं ऐप वालों के, तो इनका जवाब देने के लिए मैं खड़ा हूं, यहां पर कमेंट देखता भी हूं मैं इनके। ठीक है। तो इनका और मेरा कॉन्टेक्ट तो है, कॉन्टेक्ट होने के बावजूद भी अगर मान लो बाद में कोई दिक्कत है तो सबके पास मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज डाल देते हैं, मैं रिप्लाई कर देता हूं। तो कॉन्टेक्ट तो है दूरस्थ शिक्षा के अंदर, लेकिन पत्राचार के अंदर शिक्षक और छात्र का किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं है। यानी कि दूरस्थ शिक्षा के अंदर शिक्षक और छात्र इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। ऐसी शिक्षा को क्या बोलेंगे? गैर औपचारिक शिक्षा। तीसरे नंबर पे आती है अनौपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन। एक लाइन सुनी होगी कि बच्चे की पहली गुरु कौन होती है? उसकी माँ। बच्चा जब शुरुआत के अंदर खाना पीना शुरू करता है थोड़ा सा, उस टाइम तो वो पड़ा रहता है, कुछ भी नहीं है, फिर वो घुटनों के बल चलना शुरू करता है, वो थोड़ा सा इधर उधर होता है, मम्मी ऐसे बोलती है कि नहीं बेटा उधर नहीं, गंदी बात है ना। क्यों मम्मी ने क्यों मना किया? उधर की तरफ गंदगी पड़ी हुई है। बच्चा जानता ही नहीं कि गंदगी क्या है। आज के टाइम पर अगर आपके पास में सांप छोड़ दिया जाए, आप भग जाओगे। और एक बच्चे के पास में अगर आपने सांप छोड़ दिया तो बच्चा पकड़ने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं कि ये क्या है, उसकी तो क्यूरियोसिटी की यार क्या है, मजा आ रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, तो वो पकड़ेगा उसको, उसके मन में डर नहीं है। मम्मी ने कहा उधर नहीं जाना बेटा, क्यों नहीं जाना? बच्चे को नहीं पता, लेकिन बच्चे ने ये सीख लिया कि उधर नहीं जाना। कोई चीज उधर ऐसी पड़ी हुई है जिसको छूना नहीं है अपने को, तभी मम्मी मना कर रही है। बच्चे ने सीखी ये बात। मम्मी ने कौन सी शिक्षा दी? अनौपचारिक शिक्षा। फिर बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल जाने का टाइम आया, तो स्कूल जाने के अंदर मम्मी ने बताया कि भाई कल से स्कूल जाना है अपने को, ऐसे ऐसे सुबह तैयार होना है, सुबह जल्दी उठना, दूध दूध पिया, टिफिन में पैक कर दूंगी, उसके बाद में ऑटो आ जाएगा या फिर बस पकड़नी है अपने को वहां से। ऑटो वाला तो डायरेक्ट स्कूल से छोड़ेगा, और अगर तू बस में जा रहा है तो बस के अंदर ऐसे टिकट लेना पड़ेगा, उस जगह के लिए बोलना पड़ेगा जहां पर उतरना है, और उससे इस तरीके से पैदल चलना और अपने स्कूल पहुंचना ना। सेम ये उल्टा रूट स्कूल से आते टाइम अपना लेना। माँ ने सिखाया बच्चों को, पहले बच्चों को आता था कि ये नहीं। कौन सी शिक्षा? अनौपचारिक शिक्षा। बच्चा बड़ा हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, 10वीं 12वीं के अंदर आ गया। 10वीं 12वीं के अंदर आया तब दोस्तों के संपर्क में आया, 10वीं 12वीं पास करी तो माँ ने कहा कि चल कौन सा सब्जेक्ट लेगा? बच्चे ने कह दिया हम तो आर्ट्स लेंगे साहब।
माँ ने देखी मार्कशीट, बच्चों का कि यार साइंस के अंदर अच्छे नंबर आ रहे हैं, साइंस ले ले। बच्चा कह रहा नहीं आर्ट्स लेंगे, दोस्तों ने कह रखा है मैं आर्ट्स ले रहा हूँ, तू भी आर्ट्स ही लेना। अब उस टाइम पे पता थोड़ी कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। आज के टाइम तो इतने ऑप्शन रहते हैं आपके पास में कि 10th बाद में आपको क्या करना है। मैं हकीकत मेरी बता रहा हूँ, जब मैंने पीएमटी की तैयारी शुरू करी थी ना, तब मेरे को पता लगा था कि वेटनरी भी कोई चीज होती है। बाकी मेरे को तो 11th 12th तक तो ये भी नहीं पता था कि वेटनरी होती क्या है, पशुपालन। हाँ ये जरूर पता था मेरे को 10th पास करने के बाद में भाई डॉक्टर बनना है। और वो डॉक्टर बनना क्यों था मेरे को, क्यों, क्योंकि मेरे पड़ोस में एक डॉक्टर भैया रहते थे और उनको बहुत सम्मान मिलता था, है ना, रेस्पेक्ट करते थे सब, उनको डॉक्टर साहब बोलते थे। तो मेरे को लगता था कि यार इन जैसा आदमी होना चाहिए, इसलिए इसीलिए फिर मैंने 10th के अंदर बायोलॉजी ली। नंबर तो मेरे भी गणित में ज्यादा थे, घर वालों ने कहा भी नहीं गणित ले, मगर नहीं, लेंगे अपन बायोलॉजी, बढ़ेंगे डॉक्टर, इज्जत चाहिए अपने को। तो वो इज्जत के चक्करों के अंदर फिर 12वीं पास कर ली। 12वीं पास करके पीएमटी की तैयारी करी। पहली साल पीएमटी की तैयारी करी, मेडिकल मिला नहीं वेटनरी के अंदर। फिर हमने कहा नहीं नहीं, जानवरों के डॉक्टर थोड़ी बनेंगे अपन, है, अपन एमबीबीएस बनेंगे। सम्मान पूरा चाहिए, आधा अधूरा सम्मान के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। फिर दोबारा तैयारी करी तो भी वेटनरी मिली। फिर समझ में आ गया कि भगवान ने अपने लिए वेटनरी लिखी है ना, इसलिए पशुपालन के अंदर आ गए हम, है ना। बाकी ऐसा थोड़ी था, ऐसा कौन सा है जो पीएमटी की तैयारी करते टाइम पे ये सोचता है कि नहीं मेरे को तो वेटनरी लेनी, कोई नहीं। पहले मेडिकल, उसके बाद में डेंटल, फिर वेटनरी का नंबर आता है। डेंटल मिल रहा था मेरे को, डेंटल पसंद नहीं था, मगर डॉक्टर भी फिर बिना काम के डॉक्टर, इसलिए मैं वेटनरी के अंदर आ गया कि नहीं वेटनरी डॉक्टर चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है आराम से हो जाएगी। तो ये चीजें सीखने को मिली। फिर कॉलेज के अंदर आ गए आप, कॉलेज में यार दोस्त मिल गए, दोस्तों ने कह दिया थोड़ी सी ले ले कुछ नहीं होता, दोस्तों ने कह दिया थोड़ी सी ले ले कुछ नहीं होता। आपने कहा नहीं नहीं नहीं, गंदी बात। फिर 2 4 बार दोस्त बोल देते हैं तो एक बार तो मन कर ही जाता है ना कि चेक तो कर लें कि क्या वाकई में कुछ नहीं होता। फिर दोस्त ने थोड़ी सी दी आपको, आपके वाकई में कुछ नहीं हुआ, आपको लगा दोस्त तो सही बोल रहा है आपका। फिर दोस्त ने कहा थोड़ी सी और ले कुछ नहीं होगा, फिर थोड़ी सी और ली तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, आपको मजा आएगी हाँ यार ऐसा माहौल ठीक है। कौन सी शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा। कॉलेज करके बाहर निकल गए, कॉलेज करने के बाद में दुनिया वालों ने बता दिया कि अगर नौकरी है आपके पास में तो सम्मान है, अगर पैसा है तो आपके पास में सम्मान है। पैसा नौकरी से आएगा, आपने घर वालों को कहा कि साहब कोचिंग वोचिंग तो करनी पड़ेगी तब जाके पार पड़ेगी, ठीक है। कौन सी शिक्षा घर वालों ने कही, अनौपचारिक शिक्षा। अब कोचिंग के अंदर आ गए आप, तो कौन सी शिक्षा, इसका मतलब है अनौपचारिक शिक्षा वो होती है जो दिन प्रतिदिन जीवन के अंदर आप जो कुछ भी सीख रहे हो वो अपने आप में कौन सी शिक्षा होगी, अनौपचारिक शिक्षा। वैकेंसी आएगी, फॉर्म भरना जानते नहीं, आप ई मित्र वाले के पास में चले गए, ई मित्र वालों को कह दिया कि भैया फॉर्म भर देना। आप खड़े थे वहीं पे, मित्र वाला फॉर्म भर लिया था, आपने देख लिया कैसे भरते हैं। अब किसी दोस्त का फॉर्म भरना है, आपने कह दिया यार मैं ही भर देता हूँ, पैसे तो अपन कार्ड से कटवा लेंगे, है ना। आपने फॉर्म भर दिया, ई मित्र वाले ने आपको क्या सिलेबस के अकॉर्डिंग बताया क्या, ई मित्र वाला आपको स्कूल में लेके गया क्या, नहीं कुछ भी नहीं था, लेकिन आपने सीख लिया। रिजर्वेशन करवाना था आपको ट्रेन का, और रिजर्वेशन के लिए आप रिजर्वेशन काउंटर पे खड़े हो, आपको फॉर्म दे दिया, फॉर्म भरना आता नहीं, आगे वाले भैया फॉर्म भर के खड़े थे, आपने पूछ लिया भैया यार ये फॉर्म कैसे भरते हैं बता देना, भैया ने आपको फॉर्म भरना बता दिया। सिलेबस में था क्या वो, नहीं। संस्था में थे क्या वो, नहीं। तो दिन प्रतिदिन जीवन के अंदर ऐसी चीजें जो कुछ भी आप सीखते रहते हो वो अपने आप के अंदर कौन सी शिक्षा को होती है, अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा स्थायी होती है और परंपराओं के रूप में चलती है, परंपरागत होती है, यानी कि अनौपचारिक शिक्षा के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन जल्दी से नहीं होता। मतलब समझो, आज से 1000 साल पहले बच्चा जब घुटनों के बल चलता था तब भी माँ उसको गंदगी में जाने से रोकती थी कि नहीं बेटा गंदी बात। आज भी वही माँ गंदगी में जब बच्चा जाता है तो बोलता है कि नहीं बेटा गंदी बात। और आज से 1000 साल बाद में भी बच्चा जब गंदगी के अंदर जाएगा तो मम्मी क्या बोलेगी, गंदी बात। आज से 1000 साल पहले वही दोस्त बोलता था कि थोड़ा सा ले ले कुछ नहीं होता, आज भी दोस्त वही बोलता है, 1000 साल बाद में भी दोस्त वही बोलेगा। मम्मी ने आज के टाइम पे घर पे पशुपालन का काम कर रही है, किसी स्कूल कॉलेज में गई क्या पशुपालन के लिए, नहीं। मम्मी ने अपनी मम्मी से सीखा, मम्मी ने अपनी मम्मी से, उन्होंने अपनी नानी से सीखा होगा, नानी ने अपनी नानी से सीखा होगा, ऐसा ही चल रहा है। तो ये जो शिक्षा है ये परंपराओं के रूप में चल रही है, इसीलिए कहते हैं परंपरागत शिक्षा है। और इस शिक्षा के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। परिवर्तन लाने के लिए फिर आपको क्या करनी पड़ेगी, औपचारिक शिक्षा लेनी पड़ेगी। वही परिवर्तन हम लाने के लिए आपको यहाँ पर क्या दे रहे हैं, औपचारिक शिक्षा। तो एक्सटेंशन का मतलब यहाँ पर ये नहीं कि 8 क्वेश्चन आएंगे और काम खत्म हो गया। एक्सटेंशन का मतलब है कि जो 10 सब्जेक्ट आप यहाँ पर पढ़ोगे उन 10 सब्जेक्टों का ज्ञान आप फील्ड के अंदर जाकर दो लोगों को, जिससे लोगों का प्रोडक्शन बढ़े, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उनकी आमदनी बढ़ेगी, और आमदनी बढ़ेगा तो देश का विकास होगा। क्लियर है, दिक्कत यहां तक,
लिखना शुरू करो। लिख लिया सबने? दिक्कत यहां तक? लिख लिया? नेक्स्ट लिखो। लिखो शिक्षा के द्वारा लिखो शिक्षा के द्वारा लोगों की शिक्षा के द्वारा लोगों की लिखो चारों नाम, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल और एक्शन। हिंदी में भी लिखना। नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल और एक्शन में परिवर्तन लाया जाता है। शिक्षा के द्वारा लोगों की नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल तथा एक्शन में परिवर्तन लाया जाता है। में परिवर्तन लाया जाता है। में परिवर्तन लाया जाता है। हेडिंग डालोगे शिक्षा के प्रकार, नाम लिखोगे तीनों। शिक्षा के प्रकार और नाम लिखोगे तीनों। फॉर्मल एजुकेशन,
औपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन गैर औपचारिक शिक्षा, इनफॉर्मल एजुकेशन अनौपचारिक शिक्षा। लिख लिया सबने? हेडिंग डालोगे औपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन। सुनते जाओ पहले। स्कूल कॉलेज के पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार दी जाने वाली शिक्षा है। यानी कि स्कूल और कॉलेज वाले पहले से जो पाठ्यक्रम डिसाइड कर रखा है वो शिक्षा अगर आपको दे रहे हैं तो कौन सी एजुकेशन होगी? फॉर्मल एजुकेशन। 4 विशेषताएं होंगी इसकी। कितनी विशेषताएं? 4 विशेषताएं। 4 विशेषताओं के अंदर पहले आएगी संस्था, दूसरे नंबर पे आएगा पाठ्यक्रम, तीसरे नंबर पे आएगा शिक्षक और चौथे नंबर पे आएगा छात्र। इस संस्था को ग्रहण करने के लिए संस्था में जाना आवश्यक है। किसमें जाना आवश्यक है? संस्था में जाना आवश्यक है। इसलिए इसे संस्थागत शिक्षा भी कहते हैं। कौन सी शिक्षा कहते हैं? संस्थागत शिक्षा, इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन भी कहते हैं। शिक्षा का क्षेत्र होगा वो सीमित रहेगा, यानी कि जो 4 दीवारी है हमारी उस 4 दीवारी तक ही रहेगा, और सीखने वालों का जो समूह है, वालों का समूह, वो होगा होमोजीनस। कैसा होगा? होमोजीनस मतलब सममांगी। सममांगी से मतलब है इनका एज ग्रुप, इनकी क्वालिफिकेशन और साथ ही साथ इनका टारगेट, ये सारे के सारे क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। पहली क्लास में अगर आप तीसरी क्लास में एडमिशन लेने जा रहे हो, जैसे आप स्कूल में गए, आपने कह दिया मेरे को 5वीं क्लास में एडमिशन चाहिए, तो उन्होंने कह दिया बोले चौथी क्लास में पास हो क्या? आपने कह दिया नहीं है साहब, तो पहले चौथी क्लास पास करो तब जाके किसमें जाओगे? 5वीं। यानी कि एजुकेशन लेवल जो रहेगा, आपकी क्वालिफिकेशन जो रहेगी 10वीं क्लास में, आप तब ही जा पाओगे जब आपने 9th पास कर रखी हो। तो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। ठीक है, ग्रहण करने के लिए संस्था में जाना पड़ेगा, वहां पर शिक्षक भी होगा, पैसे निर्धारित पाठ्यक्रम आप वही पढ़ाया जाएगा।
और उससे अलग आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अगर बात करते हैं औपचारिक शिक्षा की, तो स्कूल कॉलेज के पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार दी जाने वाली शिक्षा है। 4 विशेषताएं होगी: शिक्षक, छात्र, संस्था और पाठ्यक्रम। संस्था में जाना आवश्यक होगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? संस्थागत शिक्षा। और शिक्षा का क्षेत्र क्या रहेगा? सीमित रहेगा, यानी कि उसी बाउंड्री तक रहेगा जिसके अंदर संस्था बनी हुई है। और सीखने वालों का समूह कैसा रहेगा? कौन सी शिक्षा कहलाएगी? सिंपल से क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शिक्षा है जिसमें शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम और संस्था सम्मिलित होते हैं? कौन सी शिक्षा है जिसमें क्षेत्र सीमित होता है? अनौपचारिक शिक्षा। सही है क्या? औपचारिक शिक्षा। ठीक है, अब क्षेत्र सीमित यहां पर है, लेकिन लाइव वाले क्लास ले रहे हैं, इनका क्षेत्र सीमित है क्या? ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर कहीं पे भी जिसने शिवालय की ऐप डाउनलोड कर रखी है वो कहीं पे भी ले सकते हैं। उसका क्षेत्र सीमित है, लेकिन इसका क्षेत्र सीमित है। सीखने वालों का समूह होमोजेनियस रहेगा। और इंस्टीट्यूशनल एजुकेशन इसलिए कहा जाएगा क्योंकि इसे लेने के लिए आपको हर बार संस्था के अंदर जाना पड़ेगा। दिक्कत यहां तक? उतर। शिक्षा का क्षेत्र सीमित यानी सिर्फ संस्था तक ही रहेगा। हेडिंग डालो, गैर औपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन।
हेडिंग डालोगे गैर औपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन। लिख लिया? लिखो इसके अंदर। औपचारिक शिक्षा में से, औपचारिक शिक्षा में से, औपचारिक शिक्षा में से एक या एक से अधिक, औपचारिक शिक्षा में से एक या एक से अधिक, औपचारिक शिक्षा में से एक या एक से अधिक विशेषताओं की अनुपस्थिति, एक या एक से अधिक विशेषताओं की अनुपस्थिति, औपचारिक शिक्षा में से एक या एक से अधिक विशेषताओं की अनुपस्थिति गैर औपचारिक शिक्षा कहलाती है। औपचारिक शिक्षा में से एक या एक से अधिक विशेषताओं की अनुपस्थिति गैर औपचारिक शिक्षा कहलाती है। गैर औपचारिक शिक्षा कहलाती है। ब्रैकेट में विशेषताएं लिखो। संस्था, पाठ्यक्रम, शिक्षक, छात्र। संस्था, पाठ्यक्रम, शिक्षक, छात्र। संस्था, पाठ्यक्रम, शिक्षक और छात्र, ये चार विशेषताएं किसकी हैं? औपचारिक शिक्षा की। अगर इनके अंदर से एक या एक से अधिक विशेषताओं की अनुपस्थिति होगी तो कौन सी शिक्षा बन जाएगी? गैर औपचारिक शिक्षा। लिखो इसके अंदर। गैर औपचारिक शिक्षा तीन प्रकार की होती है। 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 कितने प्रकार की बात करेंगे?